हरे कृष्ण मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। फिर से आ चुके हैं हम लोग और एक लेक्चर लेके। एंड ये वाला अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर है जो कि है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली एपी होता क्या है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सब कवर करते चलेंगे। एंड ऑब्वियसली कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, इसको भी देखेंगे। उससे पहले तुम्हें क्या करना है, जो भी यहाँ पे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो उसमें कर लो, लिंक दिया हुआ है। ज्वाइन करने के बाद तुम्हें क्या होगा, एक वर्कशीट मिलेगा इस वीडियो के पहले, उसको डाउनलोड कर लो। अगर अभी तुम्हें पता चला, जाओ तुरंत ही डाउनलोड करो। करने के बाद उसको साइड में रखो और उसमें से जो भी क्वेश्चंस है इस वीडियो में हम लोग अभी करवाते चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आशा करता हूं तुम लोग आ चुके हो वर्कशीट को लेके एंड एपी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एपी को समझने के लिए तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उसको ध्यान से सुनना। मान लो 2026 आने वाला है एंड तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे प्रॉमिस किया जब भी पहला मंथ आएगा जो कि जनवरी आएगा तुम्हें 1000 रुपये दे दिया जाएगा। एंड हर एक मंथ को पिछले महीने से तुम्हें 500 रुपये बढ़ा के ही पॉकेट मनी दिया जाएगा। कंडीशन तुम्हारे पापा ने या मम्मी ने ऐसा रखा कि तुम खर्च नहीं कर सकते हो, तुम्हें उसको सेव करना है। तो अगर मैं पूछूं बेटा तुम्हारे पास जनवरी में कितने पैसे आएंगे, सर बोलोगे 1000 रुपये। फरवरी में कितने पैसे आएंगे, सर 500 रुपये तो बढ़ गया, 1500 आएंगे। सर मार्च में कितने आएंगे, तुम बोलोगे सर मार्च में तो और 500 बढ़ेगा, 2000। एंड ऐसे सर चलता रहेगा। बेटा अच्छी बात है। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि तुमने मुझे बता दिया कि सर मुझे तो पॉकेट मनी ऐसे मिल रहा है। मेरा क्वेश्चन जगा मेरे मन में कि बताओ तो बेटा अक्टूबर में तुम्हें कितना पैसा मिलेगा। सोचो कितना मिलेगा। तुम बोलोगे सर जनवरी 1000, फरवरी 1500, मार्च 2000, अप्रैल 2500, मई 3000, जून 3500, जुलाई कितना होगा 4000। ऐसे करते हुए तुमने निकला अक्टूबर में सर होगा 5500। इजी है। अभी मैं पूछता हूं कि मैथ्स लगाया तुमने, ना सर मैथ्स का तो कोई फॉर्मूला लगाया, इसीलिए तुम्हारा टाइम लगा ऐसे ऐसे करके निकालने में। अभी हम लोग मैथ्स का हेल्प लेते हैं, देखते हैं कैसे इसको निकाला। मैं अगर पूछता हूं जनवरी से तुम्हारा पैसा देना स्टार्ट हुआ तो ये कितना मंथ है, कौन सा मंथ, फर्स्ट मंथ, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है ना। ओके, इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दो। पहले महीने में तुम्हें 1000 मिला, ये दूसरा पैटर्न से मैं लिख रहा हूं ऊपर वाला। सेकंड में 500 रुपये बढ़ गया, किससे बढ़ा, इससे बढ़ा, तो मैं क्या करता हूं इससे 500 प्लस कर देता हूं। सही है ना, चलेगा ना। ओके, एंड इसमें क्या करता हूं सेम, पहले क्या था 1000 था, उससे कितना 500 बढ़ा, 2 500 बढ़ा, 2 × 500। एंड ऐसे चलता रहेगा। मान लो अप्रैल, इसमें क्या होगा फोर्थ महीने में ये होगा कितना, फोर्थ महीने में 2500। तो सर 1000 से कितना बढ़ेगा, 3500 बढ़ेगा। ठीक है ना, ऐसे ही तो चलेगा ना। सही है। अभी इस पैटर्न को थोड़ा ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट महीने में 1000 हुआ, सेकेंड में 1 500 बढ़ा, थर्ड में 2 500 बढ़ा, फोर्थ में 3 500 बढ़ा। तो मतलब सर क्या हो रहा है कि 500 का जो मल्टीप्लाइड है, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो एक कम हो रहा है। तो उसी पैटर्न को अगर तुम ऑब्जर्व करो, अगर मैं पूछूं कि इसमें क्या होगा, सर अक्टूबर तो 10वां महीना होता है, 10th मंथ में सर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि 1000 तो हर एक में सेम है, प्लस 10 है ना सर, और हर एक में देख रहा हूं मैं 500 का कोफिशिएंट एक कम हो रहा है, तो मैं 9 लिख सकता हूं, इंटू 500 कर सकता हूं। और अगर तुम इसको कैलकुलेट करो तो तुम्हें सेम ही चीज मिलेगा। तो ये थोड़ा आसान नहीं है। इससे क्या, मैं किसी भी अगर मान लो मैं पूछे कि 21st महीने का पैसा कितना होगा, तो तुम अगर ऐसे जो स्टार्टिंग में किए थे जनवरी 1000, फरवरी 1500, ऐसे करते हुए इसमें आना क्या पॉसिबल होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए हम लोगों को एपी पता होना चाहिए। एपी क्या होता है, उसी टर्म को बोलते हैं जिसमें इंक्रीमेंट फिक्स्ड हो, देखो हर एक में 500 ज्यादा हो रहा है,
ठीक है ना, ठीक है ना, 500 ज़्यादा हो रहा है। इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 500 ही है, क्योंकि इंक्रीमेंट फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं AP। तो इसको समझने के लिए कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को हमें समझना होगा। इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहला चीज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ये जो पहला वाला पैसा तुम्हें मिला है वही है फर्स्ट टर्म। मान लो इसे मैं ले लेता हूं A। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वही है डिफरेंस, क्योंकि हर एक में कॉमन है, इसलिए कॉमन डिफरेंस मैं ले लेता हूं सर उसको D। तो इसको A और 500 को अगर मैं D लेता हूं तो इसको क्या मैं रिप्लेस करके ऐसा लिख सकता हूं, पहला वाला A कॉमा दूसरा वाला A प्लस D, तीसरा वाला A प्लस 2D एंड ऐसा चलता रहेगा। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि तुम ऐसा लिख सकते हो, यही है AP का पैटर्न। समझ में आया? ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड एंड ऐसे ही फोर्थ चलता रहेगा। जिसमें D का कोफिशिएंट देखो, थर्ड के लिए 2 हो रहा है, सेकंड के लिए 1 हो रहा है, फोर्थ के लिए कितना होगा सर? 3 था सर, 3D हो रहा है। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि बेटा बताओ तो 12th टर्म कितना होगा, तुम बोलोगे सर 12 है ना, 4 के लिए 3 हो रहा है, 12 के लिए 11 होगा, खत्म। ऐसे ही तुम्हें मैथ्स करना है। मान लो तुम्हें बोला जाए 5th टर्म एंड 7th टर्म का सम, तो तुम बोलोगे सर 5th टर्म है ना A प्लस 4D, एक कम कर दिया। 11 टर्म है ना सर A प्लस 10D, 11 से एक कम कर दिया। तो D का कोफिशिएंट एक कम होता है जितने भी टर्म्स तुम्हें निकालना है उससे। ऐसे करते करते अगर मैं पूछूं तुम्हें 47th टर्म क्या होगा, सर ये आसान है, क्या होगा? A प्लस 47 से एक कम कर दो, 4060। फॉर्मूला चाहिए? यहां तक तो नहीं चाहिए, बट क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें फॉर्मूला भी चाहिए होगा। इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए nth टर्म क्या होगा। अच्छा इसको यहां पे लिखता हूं, nth टर्म क्या होगा? सर nth टर्म बेसिकली क्या होता है कि D का कोफिशिएंट n से एक कम होगा, कर दो। सो A प्लस D तो है, क्योंकि 12 के लिए 11 हुआ, 12 माइनस 1 तो इसके लिए n-1। समझ में आया? और इसको बोलते हैं हम लोग A सफिक्स n। A सफिक्स n का मतलब होता है nth टर्म। समझ में आया? क्लियर है ना? सिंपल सा चीज है एंड इसी से ही हमें मैथ्स करना होगा। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला कहाँ से निकाला? पैटर्न ऑब्जर्वेशन से। और ये जो हमने बताया अभी, इसी से बहुत सारे इस टाइप का केस स्टडी आएंगे, देखना तुम आगे जाके देखना, बहुत सारे केस स्टडी इससे बनेंगे। ठीक है, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इस केस स्टडी को पढ़ के कि पहले महीने को तुम 1000 दिया तो A 1000 है, हर महीने तुम्हें 500 रुपये बढ़ा के दे रहा है तो D 500 है। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है ना। चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी सर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्कशीट डाउनलोड कर लिया ना? देखो वर्कशीट में पहला क्वेश्चन बताया गया है, द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज -10। सिंपल क्वेश्चन कि बोला गया है कि एक AP है जिसका सिक्स्थ टर्म है अपना -10। तो सर सिक्स टर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं A6। अभी हमने देखा A6 हमें दिया गया है -10। अभी हम लोग का जो पूरा सोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, पूरा AP स्टार्ट हुआ था, हमने क्या बोला था? हमने क्या डिस्कस किया था कि तुम्हें 2 चीज पता होना चाहिए, एक है फर्स्ट टर्म, एक है कॉमन डिफरेंस। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, क्या तुम्हें ये दोनों चीज दिया हुआ है? जैसे कि बोला गया कि द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज -10 एंड इट्स 10th टर्म इज -26। डिटरमाइन द 15th टर्म ऑफ द AP। कुछ नहीं दिया है, A भी नहीं दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया है। तो सर कोई दिक्कत नहीं, हमने पूरा अलजेब्रा पढ़ के आ चुके हैं, हमें पता है। अगर कुछ नहीं पता है, उसका वैल्यू नहीं पता हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म क्या है? A एंड कॉमन डिफरेंस कितना ले लेते हैं? D, जो कि वेल नोन टर्म है, ले लिया हमने। अभी A6 का वैल्यू दिया है 10। अभी अगर मैं पूछूं तुम्हें कि A6 को फर्स्ट टर्म तुम्हें पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी D भी तुम्हें पता चल गया, तो क्या लिखेंगे? सर A6 है ना, 6 बोला है, तो सर A प्लस 6 से कम कर दो, 5D। पहला इक्वेशन हो गया तुम्हारा, खत्म, लिख लिया हमने। चलो हो गया ना। चलो दूसरा क्या बताया तुम्हें? कि इसका बताया है कि 10th टर्म इज 26, 10th टर्म 26 है। ओके, 10th टर्म निकल गया 26, सॉरी 26 नहीं, -26।
सर ए 10 माइनस 26 होता है। सर 10 बताया गया है, एक कम कर दो सर, a प्लस 9d माइनस 26। दूसरा इक्वेशन हमें निकल गया है। सिंपल हो गया ना, सिंपल हो गया ना, समझ में आया। अभी सर, अरे सर पिछले लेक्चर में करके आते हैं तो लीनियर इक्वेशन हो गया जिसमें दो वेरिएबल है ए डी। सॉल्व कर लो। क्या करते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं। अगर मैं इससे इसको माइनस कर देता हूं तो ए कैंसिल हो जाएगा अपना, कर दो 1 माइनस 2। सो लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड माइनस राइट साइड। अभी सर ध्यान क्या रखना है हमें, अभी ध्यान क्या रखना है, प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो। यही तुम लोग ज्यादा गड़बड़ करते हो, ठीक है ना, प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो। चलो ब्रैकेट रिमूव करते हैं, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ओके, ए सर कैंसिल हो गया। 5d से अगर 9d चला जाता है, छोटे से बड़ा गया तो सर एक माइनस आएगा, और 5 से 9 गया तो 4, और d का d यहाँ पे आया 16। सो d आ जाएगा 16 बाई माइनस 4, कैंसिल आउट करो तो आंसर आ जाता है d का वैल्यू -4। सर d -4 आ गया, अच्छी बात है। सर a निकालना होगा, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। मान लो मैं a लेता हूँ, पहला वाला, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम, क्या लिखेंगे कि फ्रॉम 1 a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू लिख लेते हैं -4। समझ में आ गया, समझ में आ गया, लिख लिया हमने। अभी क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो a -20 इज इक्वल टू -10, साइड चेंज कर दो, खत्म। यहां से आ गया a का वैल्यू 10। सो हमें मिल गया a जो कि फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस है -15। अभी निकालना क्या बोला है, हमें बोला गया है कि भाई तुमने ये वाला कंडीशन मैंने दे दिया है, 15 टर्म निकालो। तो हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ भी निकालने के लिए हमें a और d पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी निकालते हैं। देयरफॉर 15th, ये कैसा 5 लिख लिया मैंने, 15th टर्म क्या होगा, a15 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, कम कर दो एक, a प्लस 14d। बिठा दो वैल्यू, a क्या है 10, 14 इंटू डी क्या है -4। मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है 14 4 से कितना होता है 56, एंड -56 आएगा, तो टोटल आंसर आ गया, फाइनल आंसर -46। आई गेस तुमने ये वाला चीज अच्छे से समझ लिया है। एक बार देख लो पूरा सोल्यूशन, अच्छे से देख लो, साइड हो रहा हो, देख लिया, नोट कर लो, एंड हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब इसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन एन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। थोड़ा घुमा के दे दिया है, ठीक है, समझ लेते क्या दिया है। कि बोला गया है एक एपी है जिसका 16 नहीं, जिसका थर्ड टर्म है 16, बट हमें क्या पता है, एपी इस क्वेश्चन में ए बी नहीं दिया हुआ है जो कि फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ है। तो सेम ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म, शॉर्ट फॉर्म बोला था ना, मैं बार बार लिखूंगा, एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ, रब करना पड़ता है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म ले लेते हैं ए, लेट, एंड कॉमन डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं डी। हो गया, अपना काम शुरू हो गया है। अभी बोला गया है थर्ड टर्म इज 16, मतलब a3 अपना 16 है। सर फॉर्मूला क्या होता है, 3 है ना सर, 2 ले लो, a प्लस 2d 16, पहला इक्वेशन अपना निकल गया। दूसरा बताया, क्या बताया कि 7th टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सर इसका मतलब क्या है, 7th टर्म मतलब a7 एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, किससे, किससे ज्यादा है, फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब फिफ्थ टर्म से 7th टर्म 12 ज्यादा है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 7th टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, मतलब 7th टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस 12। क्लियर है, क्लियर है, वैल्यू बिठा दो। सर a7 a प्लस 6d, सर a5 कितना होता है सर, a प्लस 4d प्लस 12। अब इसको सॉल्व कर लेते सर, सब एक साइड में लेके आओ, -a -4d 12, सर a तो कैंसिल हो गया, अरे वाह, इसमें एक से आंसर आ जा रहा है, ठीक है ना। इसमें हम लोग d निकाल रहे हैं, देखो 2d इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 12/2, सर 6, खत्म। तो और आसान था, और आसान था। अभी सर क्या करेंगे, d को इसको बिठा दो, खत्म। सो इसमें बिठाएंगे तो a प्लस 2 इंटू 6, एंड यहाँ से आएगा a प्लस 12, अपना a निकल गया 4।
तो डी भी अपना मिल गया, ए भी अपना मिल गया। हमें क्या बताया गया है, कौन सा टर्म कुछ निकालना है क्या, डिटरमाइन द एपी। अच्छा, डिटरमाइन द एपी मतलब एपी लिखने के लिए बोला है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो तुम्हें लिखना है देयरफॉर द एपी इज, क्या हो रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, ए। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में लिखा था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड कॉमा देकर डॉट डॉट लिखना है। एटलीस्ट 3 to 4 टर्म्स तुम्हें लिखना है एंड डॉट डॉट दे देना। अभी इसका वैल्यू बिठाओ, क्या होता है, ए 4 हो गया, ए प्लस डी 4 + 6, ए प्लस 2d ए प्लस 4 + 2 × 6, ए प्लस सॉरी ए नहीं 4 + 3 × डी कितना है 6 एंड कॉमा डॉट डॉट। अभी आंसर निकाल लो, 4 10 16 देन 22, खत्म। समझ में आया, सिंपल है, ठीक है। जब एपी निकालने के लिए बोले एपी निकाल लेना, जब तुम्हें टर्म निकालने के लिए बोले तुम टर्म निकाल लेना। बट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इन दोनों को पता होना, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। ओके, समझ में आया, समझ में आया। चलो चलो, अभी तो वो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी एक हमें दिया गया है 3 8 13 18, ओके 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78, मतलब इस एपी का कौन सा नंबर टर्म है जो कि 78 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ऐसे ऐसे गिनते हैं सर, 3 है, उसके बाद 8, 13, उसके बाद 18 एंड उसके बाद सर जो डी निकलता है इससे हम लोग ऐड करते चलते हैं। कर सकते हो, ये 78 है। अगर तुम्हें 178 दे दिया तब, अगर तुम्हें 572 दे दिया तब तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो हमें कैसे करना है पता होना चाहिए। तो देखो इस एपी को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि देयरफॉर फर्स्ट टर्म कौन सा है सर, पहला वाला तो फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म जो कि हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म ए, जो कि है 3। अभी कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो कि मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन करते हुए हम लोग हर एक टाइप को सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले मैं दिखाऊं तुम्हें ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, ये फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला है, ये किसी भी एन टर्म का फॉर्मूला है, ये सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला है, फिर उसके बाद रिवर्स कर दो एपी को तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स है 15 टर्म्स का फॉर्मूला दूसरा है। दिखाऊंगा मैथ्स को करते हुए। देखो क्या है कॉमन डिफरेंस जो कि है डी, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कोई भी कंसेक्यूटिव 2 टर्म ले लो, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, उसको नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो। जैसे कि मान लो कंसेक्यूटिव 2 में टर्म लेता हो, जैसे कि 5th एंड 6th, तो 6th टर्म क्या हो जाता है a6, 5th टर्म क्या होता है a5, तो a6 - a5 ये हो जाता है फॉर्मूला। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं करना है, फर्स्ट टर्म भी पता है हमें, सेकंड टर्म भी पता है, तो मैं लिखूंगा a2 - a1। ठीक है, समझ में आया। मैं तुम्हें कोई डिट्टो बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an+1 - an, ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर बुक में ऐसे भी लिखा होता है किसी किसी बुक में an - an-1। इसको समझने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता होना चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो कोई भी, जैसे मैं तीसरा चौथा लेता हूँ और चौथे से तीसरे को माइनस कर देता हूँ, तो भी जो आंसर आएगा वही डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a2 - a1 ले लिया, a1 ले लिया, देखते क्या आता है 8 - 3 आ गया सर 5। फिर भी जिनको चाहिए ये है फॉर्मूला, ठीक है। बेटर तुम क्या करो कि ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, जहाँ पे n तुम्हारा है क्या, n तुम्हारा है नेचुरल नंबर, ये याद रख लेना, n तुम्हारा है नेचुरल नंबर। अभी देखो d निकल गया अपना 5, a निकल गया अपना 3, सर बहुत कुछ पता चल गया, ए और डी है मतलब सब कुछ हमें पता है। बोला गया है कि 78 नंबर टर्म कौन सा टर्म है, तो मैं लिख लेता हूं क्योंकि हमें पता नहीं है, लेट 78 बी द nth टर्म। तो सर हमने ले लिया कि 78 nth टर्म है इस एपी का। सो अगर इसको ऐसे लिखा मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लिखेंगे दैट इंप्लाइज an = 78। सही है, सही है ना। अभी n का फॉर्मूला बेटा दो, जो कि स्टार्टिंग में हमने लिखा था, क्या था फॉर्मूला सर, a प्लस और d का जो कोफिशिएंट होगा उससे 1 कम कर दो, n है ना, n से 1 कम कर दो, खत्म। ये है अपना an का फॉर्मूला, समझ में आया। तो सर यही लिख देते हैं a + n - 1 × d। सर a और d का वैल्यू बिठा दो, हाँ 3 +
डी कितना है 5, सर मल्टीप्लाई कर लो अभी 3, 5 इंटू एन 5n -5 एंड देखते क्या आता है 5n, 3 - 5 होता है -2, -2 को साइड चेंज करो 78 + 2, 5n इज इक्वल टू 80 एंड n इज इक्वल टू 80/5। क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो बता सकते हैं कि ये जो 78 है जिसको हम लोगों ने nth टर्म लिया था और जहां से n निकला हम लोग 16, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर फाइनल आंसर, देयरफॉर 78 इज द 16th टर्म। समझ में आया, एकदम इजी है, समझ में आया। जैसे ही तुम्हें बोला जाए कि कौन सा टर्म है, कौन सा नंबर टर्म है, उसको करने का तरीका ये है, दिमाग में बिठा लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ये मैं नहीं करवाऊंगा, होमवर्क है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि सम ऑफ 4th and 8th टर्म, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सम देख लिया ना तो ये SN वाला फॉर्मूला लगता है, सर S4 + S8। ये नहीं बोला है तुम्हें, ये नहीं बोला है, SN वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया है, आएगा, मैं समझाऊंगा। बट कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते, सम देखते ही S लिख लेते, ये नहीं करना है। पढ़ो पहले क्वेश्चन को, क्या बताया गया है कि सम ऑफ 4th and 8th टर्म, मतलब चौथा एंड 8वां टर्म का जो ऐड करेंगे उसका रिजल्ट आएगा 24। मतलब A4 + A8 इज इक्वल टू 24। फॉर्मूला बिठा देना, ठीक है, A + 3D + A + 7D एंड पहला इक्वेशन निकल जाएगा। फिर बोला गया है 6th and 10th टर्म इज 44, तो दोनों का फिर से प्लस करो एंड तुम यहां से A और D निकाल के सॉल्व कर लेना। कर पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप को मैं समझा देता हूँ। पहला वाला क्या बताया गया थर्ड में कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, तो तुम्हें सेम तरीके से करना है। अभी यहाँ पे बोला गया कि 51 इज ए टर्म ऑफ द एपी, जो कि दिया है हमें 5 नंबर क्वेश्चन कि एक एपी दिया गया है हमें कि 5, 8, 11, 14, ये है एपी 5, 8, 11, 14 एंड डॉट डॉट। इस एपी का बोला गया है कि 51 अगर मैं लिखता हूं, वो क्या इस एपी का टर्म आएगा? ऐसे करते करते 51 आएगा? तुम बोलोगे सर 5 है, 8 है, 3 बढ़ रहा है, तो ऐसे करते करते चलते हैं कि 5, 8, फिर 11, 14, 17 करते हुए मत करना ऐसे, ठीक है। एग्जाम में दिखाना होगा तुम्हें आंसर, अगर एमसीक्यू में ऐसे निकालना होता है तो तुम निकाल लेना, एमसीक्यू में टिक करना होता है, बट यहाँ पे शो करना होगा। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते। कॉमन डिफरेंस क्या है? अच्छा सॉरी, फर्स्ट टर्म क्या है? ए सर, ये क्या है? 5 दिया हुआ है सर। कॉमन डिफरेंस सर, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जो कि कोई भी 2 टर्म ले लो, मान लो मैं दिखा रहा हूँ जैसे ये दोनों लेता हूँ मैं, इन दोनों को माइनस करो, देखो क्या आ रहा है, ठीक है, समझ में आया? ऐसा मत ले लेना सर इसको लेता हूँ इसको लेता हूँ माइनस करता हूँ ना, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को लेता हूँ, तो ये 4th है 3rd है, तो फॉर्मूला क्या हुआ? A4 - A3, सो 14 - 11 3, ठीक है, समझ गया? 5 मिला, 3 मिला। अब बोलोगे 51 कौन से नंबर टर्म होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो तुम कैसे करते कि सर लेट द nth टर्म बी 51, फिर उसके बाद फॉर्मूला पहले की तरह बिठाते, आंसर आ जाता। तुम्हें इसमें भी ऐसे ही करना है, डिट्टो। जब भी तुम्हें पूछा जाए कि ये कौन सा नंबर टर्म है, निकालो सेम प्रीवियस की तरह। और अभी वाला जो क्वेश्चन, क्या ये इस सीक्वेंस का टर्म है, तो भी ऐसे ही करना है। लिखो लेट 51 बी द nth टर्म। समझ में आया? फॉर्मूला है an इज इक्वल टू 51, an का फॉर्मूला बिठा देते सर n - 1 इंटू डी। a बिठाओ 3 है, d बिठाओ कितना है 3, सॉरी a 5 है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 5 + 3 and -3, साइड चेंज कर लो, सिर्फ 51 - 5 + 3, देखो क्या आ रहा है 3n इज इक्वल टू, इसमें हो गया 51 + 3 54 एंड -5 49। 3 से डिवाइड करो। सर ये 49 3 से नहीं जाता, ठीक है ना? 49 क्या 3 से जाएगा? नहीं जाएगा ना, डिवाइड ही नहीं जाता। अगर तुम डिवाइड करना भी चाहते हो, तुम्हें पता है 49 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा जैसे कि 49, देखो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, फिर 1 आएगा 19, 3 6 ज़ा 18, तो 16 होल कितना होगा 1/3। ये तो सर कोई एक नेचुरल नंबर ही नहीं आ रहा है सर, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, नॉट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर।
ध्यान ये रखना कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन है कि ये बिलोंग करता है, तो अगर नेचुरल नंबर नहीं आता एन का वैल्यू, सो लिखेंगे देयरफॉर 51 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? एन हर बार नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, तुम टर्म कैसे काउंट करते हो? पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 लाइक दिस ना। तो अगर 16 होल 1/3 आता है, तो ऐसा कौन सा टर्म होता है कि ऐसे काउंट करते हो कभी भी? 1, 1.5, पौने 2, ऐसे नहीं करते ना। तो ऑब्वियसली ये भी टर्म नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छे से देख लो इसको। ठीक है? ठीक है, चलो अभी तुम अगर 7 नंबर देखते हो, अच्छा 7 नंबर हम लोग करवाएंगे, 6 नंबर देख लेते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट कर रहे हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया कि टर्म से कैसे हम लोग मैथ्स सॉल्व करेंगे, इसका बाद में भी क्वेश्चंस आएंगे, सो समझ लो। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, देखो अच्छे से पढ़ो। 6 नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स, लिखा हुआ है अच्छे से देखो। द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स ऑफ एन एपी 4/5 p and 2, मतलब तुम p का वैल्यू कैसे लो जिससे कि ये 3 टर्म AP में बिलोंग करे, ये 3 टर्म AP में बिलोंग करे। सर तुम्हें यहां पे पता होना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला अच्छे से देख लो, इस साल के इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। जब भी तुम्हें बोला जाए कि 3 टर्म्स है कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, अगर तुम्हें पता हो कि इफ A, B, C are 3 consecutive terms of AP, अगर तुम्हें ये पता हो, तुम लिख सकते हो ये जो सेकेंड टर्म है ना, ये वाला सेकेंड है, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला थर्ड है, तो 2 into सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। याद रहेगा? याद रहेगा? क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? 2 into b इज इक्वल टू a प्लस सी, या फिर बोल सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस b। क्यों लिखा भाई? c होगा, a प्लस c। क्या लिखा हमने? 2 into सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। क्या लिखा हमने? 2 into सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। और तुम अगर ऐसे लिखते हो, याद रखना कि अगर ऐसा कुछ होता है, इस सेकेंड टर्म को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक मीन। समझ में आया? ध्यान से रखना, ध्यान से याद रखना इसको, कि अगर तुम्हें पूछे कि फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ, करवा देता हूं एक भी क्वेश्चन, फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ, ध्यान से सुनना, फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ 3 and 7, 3 and 7, तो तुम्हें पता होना चाहिए 3 and 7 के बीच में और एक टर्म है जो कि है x। ठीक है, तुम ले लो कि एरिथमेटिक मीन हमने ले लिया x। फॉर्मूला क्या होगा? 2 into x इज इक्वल टू पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, यहां से x निकाल लो, 10/2 मतलब 5 आ गया। खत्म, खत्म। समझ में आया? समझ में आया कैसे करना है इसको? तो जब भी पूछा जाए फाइंड द एरिथमेटिक मीन, कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर देना होता है। क्लियर है? चलो, तो इन तीनों टर्म को बोला गया है कि ये एपी में होंगे, पी के किस वैल्यू के लिए? तो सेम ले लेते हैं, ये एपी में है। कंडीशन क्या है? 2 into सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ओके ओके ओके, तो अभी 2 into सेकेंड क्या होता है? 2p। फर्स्ट टर्म क्या होता है सर? 4/5, एंड थर्ड टर्म होता है सर 2। सर खत्म हो गया, ऐड कर दो, 5 2 10, तो 10 + 4 14 हो गया सर। p डिवाइड कर दो 2, तो 14/2 7 हो जाता है, एंड अपना आंसर आ गया p का वैल्यू 7/5। समझ में आया? समझ में आया? सिंपल सा चीज़ है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जहां पे बोला जाए कि ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इसमें से पहला टर्म निकाल के दिखाओ, या फिर दूसरा टर्म निकाल के दिखाओ, या फिर तीसरा, तो ऐसे ही करना है। 2 into सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। यहां पे बोला गया है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन।
यहाँ पे जब बोला गया है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27, इसका मतलब तुम्हें सम वाला जो फॉर्मूला जो अभी तक हमने समझा नहीं उसको यूज नहीं करना है। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? उसको यूज तुम्हें नहीं करना है। सिंपल सा पढ़ो पहले कि बोला गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जब भी तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि बोले कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज दिस, तो इसमें तुम्हें पैटर्न कैसे लेना है देखो। यहां पे क्या करेंगे कि लिखेंगे लेट द 3 टर्म्स ऑफ द एपी बी, क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे a माइनस डी, दूसरा लिखेंगे a, तीसरा लिखेंगे a प्लस डी। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे हमें एपी लिखना चालू करना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये अपना फर्स्ट टर्म होगा, ये अपना सेकंड होगा, ये अपना थर्ड होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। सर अभी बोलोगे सर ऐसा क्यों लेना है? फर्स्ट टर्म में ए लेता हो, कॉमन डिफरेंस अगर मैं डी लेता हूँ, सेकंड टर्म आ जाएगा ए इंटू डी, थर्ड टर्म आ जाएगा, सॉरी ए इंटू नहीं, ए प्लस डी, एंड थर्ड टर्म आ जाएगा ए प्लस 2d। ऐसे हो सकता है बट क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना। क्लियर है? क्लियर है? अभी दिखाऊंगा क्यों हमने ऐसा लिया, बट ध्यान ये रखना है कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स बोले तो हमें ऐसे 3 टर्म्स लेने हैं। समझ में आ गया? चलो अभी बोला गया है कि सम बोला गया है इनका कितना, सम हमें दिया गया है, सम का वैल्यू 27, लिख लेते 27। तो तीनों को ऐड कर दो, पहला a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, तीनों को मैंने ऐड कर दिया। अभी अगर ध्यान से देखोगे, अभी अगर ध्यान से देखोगे, क्योंकि हमने ऐसा लिया था ना, d माइनस डी एन प्लस डी कैंसिल हो जा रहा है, इसीलिए हमने ऐसा किया, इसीलिए हमने इस पैटर्न में लिया। उसके अलावा अगर तुम a, पहला टर्म a ले लेते, दूसरा टर्म a प्लस डी लेते और तीसरा टर्म a प्लस 2d लेते, तब कैंसिल नहीं होता। तब यहां से एक इक्वेशन आता, जो सेकेंड यहां पे कंडीशन दिया जाता, जो प्रोडक्ट है उससे और एक कंडीशन आता, और क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत लेंथी हो जाता। समझ में आया? इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो यहां पे 3a बचा गया, तो यहां से a क्या निकला? 27/3 जो कि है 9। तो यहां पे a 9 निकला। अभी बोलोगे सर फर्स्ट टर्म 9 निकल गया, नहीं, तुम अच्छे से देखो, यही सेकेंड टर्म है a, तो सेकेंड टर्म अपना 9 निकला। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरा कंडीशन। प्रोडक्ट बोला गया है 405, तो प्रोडक्ट इक्वल टू 405। अभी इनटू मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस डी पहला, दूसरा, तीसरा। अभी अगर तुम अलजेब्रा हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता है सर इसको साथ में ले आते क्योंकि इनटू है। हाँ सर ले लो, एंड a बच गया 405। सर a माइनस डी एंड a प्लस डी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते सर, ये तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना। हाँ बेटा हो गया, लिख लो, लिख लो। अरे सर a तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, उसको बिठाओ ना। अरे हाँ बिठा देते, a तो 9 है, बिठा दो, a की जगह 9 बिठा दिया, डी स्क्वायर फिर से 9 बिठा दिया। देखो कितना अच्छे से हो रहा है, ये हो गया 81 माइनस डी स्क्वायर, 9 यहाँ पे इंटू है, इसको डिवाइड कर दो, 405/9 क्या होगा, 4 9 36 एंड 5, तो आ गया 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। यहाँ से डी निकाल लो, डी निकाल लो, माइनस डी इज इक्वल टू 45 माइनस 81 कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, माइनस डी स्क्वायर सॉरी कितना होता है 36 होता है क्या, माइनस 36 होता है क्या, देख लो। सो डी आया, डी स्क्वायर आया 36 एंड डी क्या है सर, √36, मतलब सर 6। ये है क्या, नहीं, हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, जब भी रूट होता है प्लस माइनस लिखना होता है। तो सर यहां से तो डी का दो वैल्यू आया, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो हमें क्या निकला, डी का वैल्यू प्लस माइनस 6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एपी बनाना है। तो यहाँ पे 2 एपी होगा, पहला है केस 1 जहां पे ए है अपना 9 और डी यहाँ पे है, मैंने प्लस 6 लिया। इन दोनों के लिए एपी देखते क्या होता है, ए माइनस डी, मतलब पहला है 9 माइनस 6, पहला है 9 माइनस 6, दूसरा है ए एंड तीसरा है 9 प्लस 6। समझ में आया। तो क्या निकला यहां से 3 9 एंड 15,
दूसरा एपी केस 2 जहां पे ए है 9 एंड डी है -6। सर इसमें भी निकाल लेते हैं। एपी क्या होगा सर, पहला है ए माइनस डी, मतलब ए कितना है 9 -6, दूसरा है 9, तीसरा है 9 प्लस -6, और अगर इसको देखे क्या आता है तो ये आता है 15, 9 एंड 3। इसका रिवर्स आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अपना 2 आंसर निकल गया है। तो जब भी तुम्हें कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स बोला जाए तुम्हें ऐसे करना है, और जो बोला जाए तुम्हें वैसे ही करना है। अगर मान लो सर एग्जाम में अगर कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स दे दिया तो कैसे करें सर, तो इसके लिए अच्छे से यहां पे लिख के रख दो। अगर तुम्हें बोला जाए कि कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स आर इन एपी, इसके लिए लेना कैसे होता है, ऐसे होता है कि a माइनस 3d पहला होगा, a माइनस डी दूसरा होगा, a प्लस डी तीसरा होगा, और a प्लस 3d चौथा होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छे से देखो। इसमें अगर बोले कि चारों का सम कुछ वैल्यू है, तुम अगर प्लस करते हो सबको, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, यहां से 4a इज इक्वल टू वो वाला वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। समझ में आया, लिख लिया अच्छे से। एंड लास्ट वाला लिख लो 5 टर्म्स। अगर 5 टर्म्स वाला दे तो कैसे तुम्हें लिखना है, वो आसान है। a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। समझ में आया, समझ में आया, लिख लो अच्छे से इन दोनों को। जब भी इसी टाइप का क्वेश्चन 4 टर्म या 5 टर्म के लिए देगा तो तुम्हें ऐसे करना है। ठीक है, चलो रब कर लेते इसको। अभी सर दूसरा क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अभी देखो दूसरा क्या बोल रहा हूँ, चौथा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डिविजिबिलिटी दिया गया है। मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, तुम अगर ये लेक्चर पूरा अटेंड करते हो अच्छे से, पूरे शिद्दत से प्रैक्टिस करके, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो आगे आगे देखो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हारा पूरा एपी का बेस से लेके टॉप तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या क्वेश्चन बोला गया कि कितने टर्म्स है, कितने 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, कितने 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिवाइड होता है। 2 डिजिट नंबर सर कहां से स्टार्ट होता है, सर 2 डिजिट नंबर, सर 2 डिजिट नंबर तो स्टार्ट होता है 10 से और चलता है सर 99 तक। जी बिल्कुल। अभी मैं तुम्हें पूछता हूं 10 के बाद तुम देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड जाता है, क्योंकि हमें बोला है डिविजिबल बाय 3 कि सर 10 तो नहीं जाता, 11 भी नहीं जाता सर, 12 जाता है सर। तो जो पहला टर्म 3 से डिवाइड जाता है, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 5, तो जो पहला नंबर तुम्हें मिलेगा वही हो जाएगा फर्स्ट टर्म। समझ में आया, वही हो जाएगा फर्स्ट टर्म। क्या है, क्या है, 12 निकला, खत्म। सेकेंड चीज तुम्हें पता होना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वो होता है जिससे तुम डिवाइड करते हो ना, वही कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो यहां पे दिमाग तो यूज करना ही नहीं है। 3 से डिवाइड गया तो कॉमन डिफरेंस 3। एंड यहां पे दूसरा चीज निकालना है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, सर लास्ट टर्म को लिखते हैं L से, याद रखना। हाँ, अभी लास्ट टर्म कहां से लास्ट है, यहां पे पता है 99। तो यहां से देखो कौन सा जाता है, पहले देखो 999 क्या बोल रहा हूं, लास्ट टर्म जो कि 99 3 से जाता है। हाँ सर चला जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 4 से डिवाइड जाना होता है, तो 99 क्या 4 से जाता है, सर नहीं जाता है। तो उसके पहले वाला नंबर देखो, 98 क्या 4 से जाता है, ना सर नहीं जाता है। 97 क्या जाता है, नहीं सर नहीं जाता है। 96, हाँ सर जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन 4 से डिवाइड वाला होता है तो लास्ट टर्म हो जाता है 96, बट ये 3 से है, हमें पता है 99 जाता ही है, तो लास्ट टर्म हो गया 99। यहां तक कर चुके हो, ठीक है। तो ये जो लास्ट टर्म निकाला, इसका पर्पस क्या है, कितने टर्म्स है उसको पता लगाने के लिए। नेक्स्ट लाइन होगा लेट nth टर्म बी 99। तो इसी लास्ट टर्म को हमने nth टर्म ले लिया, और फिर से वो वाला क्वेश्चन को अगर हम n पता चल गया, मतलब पता चल गया कि ये कितना नंबर टर्म है, और अगर ये कितने नंबर टर्म है वो हमें पता चल गया, तो हम ये भी बता सकते हैं कि कितने टर्म्स है। सिंपल ना। चलो, तो an अपना 99 फॉर्मूला बिठाते,
ए प्लस एन माइनस 1d। ए क्या है सर 12, डी है 3 सर। चलो अभी सॉल्व कर लो, खत्म। 12 साइड चेंज कर दो, इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12। सो 3n माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 99 माइनस 12 होता है 87। सो 3n आया माइनस 3 होगा 87 प्लस 3 90 एंड n होगा अपना 30। तो बोल सकते हैं ये 99 30 नंबर टर्म 30th टर्म है, और क्योंकि ये 30th टर्म है तो कितने टर्म होंगे 30 टर्म्स। सो बोलेंगे देयरफॉर 30, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 30। 30 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट नंबर which is divisible by 3। समझ आया, समझ आया, क्लियर है, एकदम सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। जब भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आए तो ऐसे हमें कितने टर्म्स है वो निकालना है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। तो 9 नंबर खुद से करना, 10 में समझाता हूं। अजय स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 and received increment of 200 each year। देखो देखो वो जो स्टार्टिंग में हमने समझने के लिए जो एग्जाम्पल यूज किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले महीने का सैलरी उसका है 5,000, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद रब कर लूंगा। पहले महीने का सैलरी है 1995 का सैलरी कितना है 5,000, ठीक है। तो पहले महीने का जो भी सैलरी होता है वही तो अपना फर्स्ट टर्म होता है ना, वही तो अपना फर्स्ट टर्म होता है ना। हाँ सर बिल्कुल, तो अपना 5,000 फर्स्ट टर्म निकल गया। उसको बोला गया कि हर महीने, महीने है क्या, सॉरी ईच ईयर 200 रुपये बढ़ रहा है, 200 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब सर ये तो सिंपल है, ये तो कॉमन डिफरेंस दे दिया सर इन लोगों ने। हाँ बेटा कॉमन डिफरेंस तो दिया है, 200 इज द कॉमन डिफरेंस। अभी बोला गया है कि कितने साल बाद, अभी बोला गया है कि कितने साल बाद उसका जो अमाउंट है वो 7,000 हो जाएगा। तो तुम बोलोगे बेटा फर्स्ट साल का तो सर 5,000 सैलरी है, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर को 5,000 प्लस 200 सैलरी होगा, मतलब 5,200। अरे ऐसे करते करते हमें इंक्रीज करना है, एंड लास्ट में कितना आना है 7,000। तो मैं क्या बोलता हूं, क्योंकि लास्ट एंड हो रहा है 7,000 अमाउंट से, तो उसको हम लोग nth टर्म ले लेते हैं, इसी की तरह लास्ट टर्म। समझ में आया, तो लिखते हैं लेट nth टर्म इज इक्वल टू 7,000। अभी तो क्या है सर फॉर्मूला a प्लस एन में सेम डिट्टो डिट्टो इंटू डी इज इक्वल टू 7,000। अभी सब वैल्यू बिठा देते हैं 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है सर, सर डी कहाँ है, डी 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 ओके 200 इज इक्वल टू 7,000। 5,000 को उस साइड में ले जाते तो आ जाता है n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000। तो आ जाता है n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2,000। सर 200 को डिवाइड कर दो सर, ओके इस बेटा कर देते हैं। चलो 2 0 कैंसिल एंड 2 10 तो n माइनस 1 आया 10 और n आया 10 प्लस 1 11, ठीक है आ गया। तो n क्या आया 11, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी देख लो दिखाई दे रहा है कि n क्या आया, n आया 11। समझ में आया, समझ में आया। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ कि 11 ईयर बाद, 11 साल बाद उसका सैलरी हो जाएगा कितना ना, 11 साल बाद नहीं होगा, 11 साल में 11th ईयर में उसका सैलरी होगा 7,000। अब इसको लिखना कैसे, स्टार्ट किया, पहला महीना स्टार्ट किया 1995 को, पहला महीना क्या बार बार बोल रहा हूँ, साल स्टार्ट किया उसने 1995 को। अभी कौन से ईयर में जाके वो 7,000 होगा, तो बेटा क्या करना है, उसमें क्या करना है 11th नंबर काउंट करना है। तो पहला वाला कितना है 1995। अभी देख लो काउंट करके कौन से महीने में, कौन से साल में हो रहा है, बार बार महीने बोल रहा हूँ, कौन से साल में हो रहा है। सो 1995 को पहला साल, सो 1996 दूसरा साल, 1997 तीसरा, 98 चौथा, 99 पांचवा, 99 के बाद कितना आता है 2000 छठवा, फिर उसके बाद
2001 7th, 2002 8th, 2003 9th, 2004 10th एंड 2005 हो जाता है 11th। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, या फिर ऐसे निकाल सकते हो 1995 प्लस 10 कर देना। 10 क्यों बेटा, 10 क्यों करना है सर? 10 इसलिए करना है क्योंकि n आया 11, मतलब 11 नंबर साल कोई ऐसा होगा। पहला साल तो 1995 खुद ही हो गया, बाकी बचा कितना 10, तो यहां से आया 2005। तो 2005 में उसका सैलरी हो जाएगा 7000। अच्छे से एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आंसर वर्ड्स में लिख देना। क्लियर है? चलो चलो, तो 9 नंबर मैं आशा करता हूं तुम लोग करोगे, ठीक है, कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अभी यहां पे बोला गया 11 नंबर, देखो और एक टाइप का क्वेश्चन, ए बी सी आर इन एपी, प्रूव दैट 1 by BC, 1 by CA एंड 1 by AB आर ऑल्सो इन AP। मतलब हमें बताया गया है कि ABC बेटा पहले से ही AP में तो है, ठीक है ठीक है। हमें क्या पता है, अगर A, B एंड C AP में होता है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर 3 टर्म्स एक AP में होता है, तो आपने बताया था 2 into सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। सो लिख नहीं सकते देयरफॉर 2B इज इक्वल टू A प्लस C। क्लियर है? क्लियर है, सिंपल सा बात है। अभी 1 by AB तुम्हें क्या करना है, 1 by AB है क्या पहला वाला, हाँ 1 by BC, पहला 1 by BC 1 by AC एंड 1 by AB को AP में करने के लिए तुम्हें क्या बताना होगा कि 2 into 1 by AC सेकेंड टर्म इज इक्वल टू पहला टर्म प्लस तीसरा टर्म, ये प्रूफ करना होगा ना। अगर ऐसे मैं दिखा सकता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये तीनों एपी में है। तो हमें क्या करना होगा, इससे दिखाना होगा, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड को एबीसी से डिवाइड कर दो। तो 2b लेफ्ट में था, एबीसी से डिवाइड कर दिया। राइट में a प्लस सी है, इसको भी एबीसी से डिवाइड कर दो। लिखो डिवाइडिंग बोथ साइड, ऐसे एग्जाम में लिखना होता है, ओके, बाय ए बी सी। ओके, अगर डिवाइड करते हैं सर बी भी कैंसिल हो गया, चलो आ गया 2 बाई ए सी। ओके, जब प्लस या माइनस होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर टर्म वाइज सेपरेट हो जाता है, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म बाई ए बी सी प्लस सेकेंड टर्म बाई ए बी सी। चलो इसमें भी कैंसिल हुआ ना, ए कैंसिल, सी कैंसिल, तो इससे क्या आया, इससे आया 2 बाई ए सी इज इक्वल टू 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए बी। अरे सर कुछ ऐसा आ रहा ना, हो गया हो गया। 2 को हम लोग थोड़ा बाहर लिख लेते हैं, तो बाहर 2 लिख लिया और इसको लिखते हैं 1 बाई ए सी 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए बी। एंड क्योंकि ऐसे आ गया, क्योंकि ऐसे आ गया तो लिखेंगे देयरफॉर 1 बाई बी सी 1 बाई ए सी एंड 1 बाई ए बी आर इन ए पी। खत्म। ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं, जस्ट ऑब्जर्व करना होता है। कैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें तो जब ए बी सी ए पी में था सेकेंड टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में तो बी था, बट यहां पे फर्स्ट टर्म में ए सी है, तो बी कैसे हट जाएगा, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं बी कैंसिल हो जाएगा। इससे मैंने समझा। एंड सेकेंड चीज, जब भी डिवाइड करो सेम चीज से बोथ साइड डिवाइड करना होता है, मैथमेटिक्स रूल, जो कि तुम्हें पता ऑब्वियसली होना चाहिए। चलो हो गया हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद 12th नंबर, अच्छा 13 नंबर देखो, फॉर द एपी दिया गया है A30 माइनस A20 तुम्हें निकालना है। कर सकते हो, A30 कर सकते हो ना, फॉर्मूला तुम्हें पता है A प्लस 29D माइनस A20 कितना होता है A प्लस 19D। दोनों का वैल्यू बिठा दो, ठीक है, दोनों का वैल्यू बिठा दो, सॉल्व कर लो, खत्म। ठीक है ठीक है, कर पाओगे, इजी वाला है, पहले टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद which term of the AP is the first negative term, ये वाला मैं अभी करवाऊंगा, which of the AP is first negative term। एंड 12th वाला देखो 6 टर्म तुम्हें निकालना है, AP दिया गया है, AP क्या है पहला 2m प्लस 1 बाई एम। ये वाला आसान है, करवा ही देता हूँ, ठीक है, 2 सेकंड लगेगा। चलो देखो यहाँ पे AP बताया गया है 2m प्लस 1 बाई एम, दूसरा टर्म बताया गया है हमें 2m माइनस 1 बाई एम, तीसरा टर्म बताया गया हमें 2m
-3/m, और ऐसे ही चलता रहा है। और हमें बताना है कि 6 नंबर टर्म क्या है। तुम्हें पता होना चाहिए, ये जो पहला है ऑब्वियसली ये a हो गया, ठीक है। मैं आसान तरीके से दिखा रहा हूँ। d कैसे निकालना है सर, ये वाला सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो 2m - 1/m -2m + 1/m। समझ में आया, सिंपल सा चीज़ है, बार बार यही चीज़ कर रहे हैं। डी के लिए क्या कर रहे हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, या फिर थर्ड माइनस सेकंड, या फिर फोर्थ माइनस थर्ड, कुछ भी करो डी निकल जाएगा। ब्रैकेट रिमूव कर दो, हो गया सर 2m ± माइनस 2m कैंसिल सर, ये माइनस माइनस है तो -1/m -1/m कितना होता है -2/m, तो d निकल गया अपना -2/m। अभी कितना निकालना है सर, a 6 टर्म निकालना है, तो a + 5d। फॉर्मूला हमें पता है सर, a क्या है सर, ये तो सर दिया हुआ है, d क्या है सर -2/m, सो +5 × d की जगह ब्रैकेट, फिर से मैं बोल रहा हूँ ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस यूज करना। ब्रैकेट ना देके अगर लिख दोगे काट देगा एग्जाम में, फिर बोलोगे सर आंसर तो करके आता है, टीचर मार्क्स नहीं देते। सो +- 5 2 10m। अब इन दोनों को मैं कैलकुलेट करता हूँ, m ले लिया मैंने एलसीएम में, 1 आ गया यहाँ पे, -10 आ गया यहाँ पे, सो +-9/m, और इसको अगर माइनस बाहर ले लेते हैं 2m - 9/m। समझ में आ गया, इतना हार्ड नहीं है, ऐसे ही कर लेना, ठीक है। बट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन वो डिफरेंट है। जैसे देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से तुम्हें टर्म्स दिया गया है, तो ऐसे हो सकता है सिंपल नंबर्स ना देके, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ध्यान में ये रखना है कि कभी भी सम का वर्ड दिख जाए तो SN मत लिख देना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऐसा मत लिख देना, जो कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स SN से एक्सप्रेस किया जाता है, ये लिख मत देना। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि बोला जाता है कि सम ऑफ 5th 6th 7th एंड 8th टर्म इज 250, तो क्या करते हैं, सो 5th 6th 7th 8th, तो लिखते हैं 5th मतलब S5 S6 S7 S8। ये तो पूरा ही गलत है, समझ में आया। SN या फिर मान लो S7, इससे मैं समझाता हूं क्या होता है। कोई भी एक AP तुम लिखो, S7 का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेके 7th नंबर तक, 7th टर्म तक जितने भी नंबर्स है उन सब का समेशन। क्लियर है। तो SN का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके AP के nth नंबर टर्म तक का जितने भी टर्म्स है उन सबका समेशन, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि SN S7 का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेके, मतलब फर्स्ट टर्म भी इंक्लूड होगा। किसी भी रैंडम नंबर्स लेके सम बोल दिया जाए तो SN मत लिख देना, ठीक। चलो, फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। a और d तुम्हें पता है क्या होता है। अगर किसी AP का तुम्हें लास्ट टर्म पता हो, अगर किसी AP का तुम्हें लास्ट टर्म पता हो तो तुम लिख सकते हो, ठीक है, तुम लिख सकते हो SN का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझ में आया। थर्ड में बताता हूं, ये एक है। थर्ड में बताता हूं, मान लो तुम्हें बताया गया, इसी कोई दूसरे तरीके से तुम्हें लिखना है। मान लो तुम्हें nth टर्म पता है, जो कि है an, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो SN = n/2 a, जो कि फर्स्ट टर्म है, an जो कि लास्ट टर्म है या फिर nth टर्म है। एग्जाम्पल समझने के लिए, मान लो S7 और तुम्हें ऑलरेडी पता है 7th टर्म क्या है, तुम लिखोगे n के जगह 7/2, a होता है फर्स्ट टर्म, और an के जगह लिखोगे A7। ऐसे भी तुम फॉर्मूला लिख सकते हो। समझ में आया। तो अभी थोड़ी देर बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे सम के, तो उसमें हम लोग इसको अप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो 15 नंबर एक टर्म क्वेश्चन दिया गया है, pth qth rth टर्म ऑफ एन AP इज ABC। pth qth rth टर्म, तो AP हमें दिया गया है जिसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस तो ऑब्वियसली पता है ही नहीं, तो लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म। कितना नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 15। चलो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं हम लोग, कैपिटल है एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी ले ले, स्मॉल डी
कहीं पे दिया हुआ है स्मॉल डी? नहीं दिया है। कैपिटल ए क्यों लिया हमने? क्योंकि ए ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि फर्स्ट टर्म है नहीं। तो अगर मैं फिर से ए ले लेता हूं तो सेम कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, इसीलिए। पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ए बी सी, तो लिखेंगे ए इज पीएथ टर्म मतलब ए पी, बी इज क्यूएथ टर्म मतलब ए क्यू, सी इज आरएथ टर्म दैट मीन्स ए आर, जिसका फॉर्मूला है ए प्लस, अच्छा ए तो कैपिटल है ना, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, बी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। बार बार स्मॉल ले रहा हूँ, आदत, ठीक है। जो हैबिट होता है वो चेंज करना बहुत ही टफ होता है, अनटिल एंड अनलेस तुम स्टार्ट करो किसी से, कहीं से, ठीक है। तुम स्टार्ट करो कहीं से, तुम बार बार उसको आइडेंटिफाई करो कि गलत हो रहा है एंड उसके ऊपर काम करो। चलो, अभी बोला गया है कि प्रूफ करना है P इंटू बी माइनस सी प्लस क्यू इंटू सी माइनस ए, एंड मतलब P इंटू बी माइनस सी प्लस क्यू इंटू सी माइनस ए प्लस आर इंटू ए माइनस बी, इसका वैल्यू निकालना है हमें 0। अभी देखो, जब भी ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए बोले तुम LHS से स्टार्ट करना, मतलब इसको बिठाएंगे, राइट का आंसर 0 आएगा, ठीक है। चलो P, अभी B और C का वैल्यू बिठाते हैं। B क्या है, कहाँ है B? A प्लस, तो इसको लिखते हैं A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस C कौन सा है, ये वाला A, क्योंकि ये बिठाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऑलरेडी, आर माइनस वन इंटू डी। समझ में आया? मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया है, तो जब मैंने यहाँ पे माइनस किया, ये जितने भी टर्म है इसका सबका सिंबल चेंज होगा, तो ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस भी माइनस हो गया, ठीक है। सिमिलरली प्लस क्यू, सी का वैल्यू क्या है, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी माइनस ए का वैल्यू है ए प्लस, और प्लस तो माइनस हो जाएगा, एंड थर्ड वाला प्लस आर क्या है सर, आर के साथ ए माइनस बी, ए है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। समझ में आ गया? अभी पी को रखते हुए ब्रैकेट में हमें काम करना है। पहले तो ब्रैकेट सब रिमूव कर दो। ए, अच्छा देखो ए तो कैंसिल हो गया सब में, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इसको ब्रैकेट रिमूव कर दो। क्या होगा, क्यू डी माइनस डी माइनस आर डी माइनस माइनस प्लस डी, ठीक है। सिमिलरली क्यू में भी आर डी माइनस डी माइनस पी डी माइनस माइनस प्लस डी, चलो दूसरा भी हो गया, एंड आर पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी। चलो डी कैंसिल, फिर से ये कैंसिल, तो यहां से क्या आएगा, पी क्या आया, क्यू डी माइनस आर डी प्लस क्यू आर डी माइनस पी डी प्लस आर पी डी माइनस क्यू डी। अभी ब्रैकेट रिमूव ही कर दो, ठीक है। क्या आएगा ये, और जब भी लिखो अल्फाबेटिकली लिखो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये इंटू हुआ, मैंने पी लिखूंगा पहले, फिर क्यू लिखूंगा, और डी सबको लास्ट में लिखूंगा, क्योंकि सब में डी है ना, तो इसको लास्ट में लिख लेते हैं। तो पी क्यू डी माइनस पी आर डी प्लस क्यू आर डी माइनस क्यू पी डी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। मैंने क्या बोला, अल्फाबेटिकली लिखूंगा, तो पी पहले लिखूंगा, फिर क्यू, फिर डी। उससे क्या होगा, कंपेयर करने में आसान रहेगा, पी आर माइनस क्यू आर। अभी अगर तुम देखो तो क्यू आर डी ये वाला टर्म और क्यू आर डी सेम है ना, जस्ट प्लस है और माइनस है। तो अगर तुम अल्फाबेटिकली लिखते हो तो तुम काटने में भी आसानी होगा, और जो देख रहा है उसको भी इजी लगेगा। कैंसिल, प्लस पी आर डी माइनस पी आर डी, कैंसिल, सब काट गया, 0। समझ में आया? सिंपल है ना, बट इसमें कैलकुलेशंस है, प्लस माइनस में गड़बड़ होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा है, तो वो अच्छे से देखना, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। समझ में आया? ठीक है, चलो हो गया ये वाला, हो गया ये वाला। अभी कौन सा करना है 16 वाला तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं समझा देता हूँ थोड़ा कि डिवाइड 56 into 4 parts in AP such that
द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ टू द प्रोडक्ट ऑफ, सब ये तो करवाने का ही मन है क्योंकि बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हैं। चलो यही करवा देता हूँ, पहले रफ कर लेता हूँ। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ। एक्सट्रीम क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है 56 को, ठीक है, 4 पार्ट में, एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल होता है 56। तो 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है। मैंने क्या समझाया था, जो कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें बोला था ना कि अगर 4 पार्ट का समेशन तुम्हें दिया जाए, इसको घुमा के थोड़ा बोला है कि 56 को तुम 4 पार्ट में डिवाइड करो जिससे कि वो एपी में हो जाए। या फिर हम अगर मैं सीधी भाषा में बोले कि एपी का 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है जिसका समेशन है 56, बात सेम ही है। तो ले लेते हैं, लेट द टर्म्स बी, 4 टर्म्स बोला है ना, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3। थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था, ठीक है। अभी बोला गया है कि उसका एक्सट्रीम जो वैल्यूज है उसका रेशियो, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज 5:6। उससे पहले चारों का समेशन कितना है, 56 है ना, चारों का समेशन 56 है, तो वो पहले लिख लेते हैं क्योंकि यहां से हमें a का वैल्यू निकल जाएगा जिससे कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 56/4 जो कि आता है 14, ठीक है, a निकल गया अपना 14। तो एक्सट्रीम पॉइंट मतलब लास्ट वाला, ये से देखो ब्रैकेट में जो फर्स्ट एंड फोर्थ मैंने लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम में नहीं दिया होगा, तो इसको दिमाग में रखना कि जब भी एक्सट्रीम वैल्यूज बोले मतलब फर्स्ट एंड लास्ट की बात ही कर रहा है। तो सम ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब a माइनस 3d प्लस a प्लस 3d, एक्सट्रीम वैल्यू हमने लिखा, एंड रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, सम नहीं प्रोडक्ट बोला है, एक्सट्रीम फिर बोला गया है प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट का जो मल्टीप्लिकेशन का रेशियो किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ द मीन। सेकेंड चीज मैं बताता हूं, थोड़ी देर पहले हमने बोला था ना कि अगर ए बी सी एपी में होता है तो इसको एरिथमेटिक मीन बोलते हैं, जो कि एएम से लिखा जाता है। अगर मान लो कोई भी मैं 4 टर्म देता हूं ए डी और इसके बीच में बी और सी, ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म भी एरिथमेटिक मीन 1, एरिथमेटिक मीन 2 से डिनोट किया जाता है, मतलब पहला एरिथमेटिक मीन, दूसरा एरिथमेटिक मीन। समझ में आया? इसलिए यहां पे बोला गया है कि रेशियो एक्सट्रीम जो पॉइंट है उन दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो किसके साथ, मीन के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो के साथ दिया हुआ है। तो मीन कौन सा है, जो बीच वाला 2 है, ठीक है, बीच वाला 2 है। रेशियो क्या दिया हुआ है हमें, 5:6 मतलब 5/6। अभी इसको सॉल्व करना है तो सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया ना, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 5/6 हो गया। a स्क्वायर तो a का वैल्यू पता है बट थोड़ी देर बाद लिखेंगे, या फिर बिठा देते। चलो a का वैल्यू कितना है 14, 14 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होता है 9 d स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। आई गेस ये वाला तुम बाकी पार्ट कर सकते हो, मुझे करवाने की ये वाला जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था, ये रेशियो और यहाँ पे जो हमने ये लिखा, ये 2 चीज, ये तुम्हें पता हो तो तुम कर सकते हो। अभी तो तुम्हें क्या करना है, 14 स्क्वायर लिखना है, 196 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बड़ा आएगा, मल्टीप्लाई करो, फिर डी स्क्वायर के सम टर्म को प्लस माइनस करो, यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू सम वैल्यू निकलेगा और डी का वैल्यू प्लस माइनस रूट ओवर, ये याद रखना, प्लस माइनस रूट ओवर। निकाल लोगे, डी निकल गया, ये तो ऑलरेडी पता है, बिठा के एपी निकल लेना, 2 एपी आएगा, ठीक है, एक प्लस डी के लिए, एक माइनस डी के लिए। समझ में आ गया? 70 नंबर अच्छे से देखो एक बार, मैं इसमें के लिए एक या शायद 2 फॉर्मूलास हो गए, मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, अच्छे से इसको फिर से दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। एंड दिमाग में कैसे बिठाना होता है कि सर वीडियो को बार बार देखूंगा फिर दिमाग में बैठ जाता है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता है। दिमाग में बिठाने के लिए इस टाइप का तुम 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे पास बुक होंगे उससे कर लेना, या फिर वर्कशीट है उससे ढूंढ के कर लेना। तुम्हें बताया गया है कि इन द एपी सम ऑफ n टर्म्स इज 3n² by 2 प्लस 13n by 2।
तुम्हें दिया गया है सम ऑफ एन टर्म्स, शॉर्ट फॉर्म एस एन। एस एन का वैल्यू तुम्हें दिया गया है 3n² / 2 प्लस 13n/2। ठीक है, ये तुम्हें बताया गया है। अभी बताया गया कि 25 टर्म निकालो, मतलब A25 क्या होगा बताओ। फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए तुम्हें बताओ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये 25 टर्म निकालो, या फिर 7 टर्म निकालो, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकता है कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ। तो इन सब के लिए एक फॉर्मूला होता है। तुम्हें अगर पता हो एस एन क्या है, अगर ये गिवन होता है तुम्हारे पास, तुम nth टर्म या फिर 50, 25, 26 कुछ भी टर्म निकाल सकते हो। कैसे? an माइनस an-1। अरे गलत लिख दिया, Sn माइनस Sn-1 इस फॉर्मूले से। जैसे कि A25, इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? n तो 25 है, तो S25 माइनस S25 - 1, जो कि कुछ नहीं होता, ये होता है 24। मतलब 25 नंबर टर्म तक का समेशन माइनस 24 नंबर टर्म तक का समेशन अगर करेंगे तो 25 वाला टर्म निकल जाएगा ना। इसका कॉन्सेप्ट यही होता है। मान लो तुम्हें ये सब टर्म का समेशन पता है, ये पूरा सम है, ये वाला 25 है, ये वाला 24 है, ये 23 है। अगर तुम यहाँ तक का समेशन पता हो और यहाँ तक का समेशन पता हो, इस पूरे से अगर इसको माइनस कर दोगे तभी तो ये वाला निकलेगा। सही है ना? सही है ना? तो इसलिए इस फॉर्मूला यहाँ से डेवलप हुआ है। समझ में आ गया? तो ये कर लोगे। बट अगर मान लो तुम्हें डी निकालने के लिए बोले, फॉर्मूला होता है A2 माइनस 2A1। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। और तीसरा चीज हमें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म निकालना हो जो कि A होता है, वो कुछ नहीं होता है, S1 होता है। मतलब n के जगह 1 बिठा दो, आ जाएगा रिजल्ट। पहले इसको कर लेते हैं। S25 मतलब n के जगह तुम्हें 25 बिठाना है। 25² / 2 प्लस 30, ये n है, 13 × 25/2। इससे किसको माइनस करना है? जब n 24 होगा, ² माइनस प्लस 13 × 24/2। ठीक है? ठीक है, हो गया। इसको तुम स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस माइनस करो, आ जाएगा। बट मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूँ। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इक्वेशन को एकदम आसान तरीके से करना है। कैलकुलेशन है बट उसको सॉर्टेड तरीके से करना है। देखो पे क्या करता हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। 3/2 दोनों में है, कॉमन ले लेता हूँ, और ब्रैकेट में आएगा 25² माइनस 24²। ठीक है, ये वाला टर्म में लेता हूँ, देखता हूँ इन दोनों में कॉमन क्या है। 13 है, 2 है, कॉमन ले लिया, 13/2। ये प्लस है, प्लस माइनस ये होगा माइनस, तो पहला है 25, दूसरा है 24। खत्म। सर इसमें क्या लगाएंगे? A² माइनस B², तो A प्लस B, A माइनस B। ठीक है ना? 13/2, 25 से 24 गया सर, 1 होता है, क्या फर्क पड़ता है, लिखो ना लिखो, फिर भी लिख लिया हमने। 25 + 24 होता है 49, ये हो जाता है फिर से 1, और ये तो 13/2। अभी सर 3 × 49 कितना होता है? 147/2 प्लस 13/2, प्लस कर दो, 147 + 13 कितना होता है? 160। आसान है ना? ठीक है। स्क्वायर तोड़ के हर एक का करोगे, प्लस माइनस करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें स्मार्टली प्ले करना है। ठीक है, तो इसका पैटर्न ये देख लेना। SN का जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता ही है, A² - B², और दूसरे में A - B। ठीक है? ठीक है, अच्छे से देख लो। अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए तो उसको कर लेना है। 19 वाला खुद से करना, 19 वाला खुद से करना, 20 वाला भी खुद से करना। इसका सोल्यूशन तुम्हें बुक्स में मिल जाएगा, RS ले लो, या फिर शायद NCERT में है, देख लेना। बट RS में होगा, तुम अच्छे से उसको देख लेना, कर लेना। ठीक है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम ही चीज़ है, कर लेना। अभी देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ये कर सकते हो, मल्टीपल ऑफ 8 बताया गया है। पहला 15 टर्म, मतलब n का वैल्यू तुम्हें क्या दिया गया है? पहले 15 टर्म का समेशन तुम्हें निकालना है। पहले 15 टर्म का समेशन तुम्हें निकालना है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 21। पहला 15th, तो n का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी 15 दे दिया है, क्योंकि
नंबर ऑफ टर्म्स तो सॉर्टेड है ना, फिक्स्ड है 15। पहला 15 टर्म जो कि मल्टीपल ऑफ 8 होगा, मल्टीपल ऑफ 8 है सर, डी तो 8 ही होगा। अभी 1 से स्टार्ट करो, वो अभी 1 से स्टार्ट करो, अभी 1 से स्टार्ट करो। पहला कौन सा टर्म है जो कि 8 से डिवाइड जाता है सर? 8 खुद, तो भाई ए भी 8 हो गया। अभी तुम्हें क्या बताया? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो बेसिकली तुम्हें क्या पूछा है? पहला 15 टर्म S15। मुझे और करवाने की जरूरत है? क्या तुम्हें ए पता नहीं है? क्या तुम्हें डी पता नहीं है? क्या तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है? सब पता है ना, करवाने की जरूरत है नहीं, कर लोगे ना। कौन सा फॉर्मूला चाहिए होगा? कौन सा फॉर्मूला चाहिए होगा? ये वाला फॉर्मूला चाहिए होगा। क्या है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तुम्हें पता है, a तुम्हें पता है, d तुम्हें पता है, बिठाओ कैलकुलेशन करो, विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 22 कराऊंगा, 23 होमवर्क रहेगा, फिर 24 अभी कराऊंगा। ठीक है, देखो अच्छे से, देखो अच्छे से। तुम्हें मैथ्स में दिक्कत होता है ना, अच्छे से देखो। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं रहेगा इस सेशन के बाद, याद रख लेना, याद रख लेना इस चीज को। ठीक है, चलो ठीक है। तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग मैथ देखते हो, यही मुझे बहुत कष्ट देता है कि देखते क्यों हो सिर्फ मैथ्स। कोई भी टीचर करवा रहा है देख रहे हो, कोई भी वीडियो चल रहा है देख रहे हो, सिर्फ देखो मत, मैथ्स को करो। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है ये वाला क्वेश्चन? प्लस एक्स तक, मतलब लास्ट टाइम तुम्हें एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है इस 287। ये तुम्हें इक्वेशन दिया गया है, बोला है कि एक्स निकाल के बताओ। सर ये वाला थोड़ा टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूं, समझा दूंगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म सबका प्लस दिया हुआ है, सबको प्लस करके 287 आ रहा है। लास्ट टर्म कितने नंबर टर्म है वो हमें पता नहीं है, बट हमें पता है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू क्या है सर? 1 है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म कर दो सर, जो कि होता है a2 माइनस a1, क्या होता है? 4 माइनस 1। a निकल गया, d निकल गया। ठीक है, अभी ये जो टर्म्स है मुझे पता नहीं है कितने टर्म्स है, तो मैं क्या करता हूं, लेट x बी द nth टर्म। मैंने क्या ले लिया, ये n नंबर टर्म है, तो इसमें कितने टोटल टर्म हो गए? n टर्म्स ना, क्योंकि हमने पकड़ लिया ये वाला, एज्यूम कर लिया। ठीक, एज्यूम कर लिया ना, समझ में आया? चलो, क्योंकि ये nth टर्म है, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं सर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये x नंबर टर्म, x टर्म, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, x अगर लिखते हो तो nth टर्म पता है, यहाँ से लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n/2, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, इससे ही हारे हम लोग, इससे ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन क्यों लिखा? क्योंकि हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि इसमें टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है। सो आता है n/2, 2a क्या है सर? a तो सर ऑलरेडी 1 निकाल चुके हैं, n माइनस 1, डी क्या है सर? डी 3 है, 287। सर ये वाले 2 को डिवाइड कर लेते, करे क्या? कर ले, सॉरी डिवाइड क्या, इंटू कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 3n माइनस 3 एंड ये 2 उस साइड में चला गया। ठीक है, n 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, तो 3n माइनस 1 आया। इंटू करेंगे तो क्या आएगा? इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 287, तो 7 2 14, 1 रहेगा, 8 2 16 17, फिर से 1 है, 2 2 4 5, 574 होता है क्या? 574 होता है, 8 2 16, यस 574 होता है। अभी मल्टीप्लाई कर दो, 3n स्क्वायर माइनस n, इसको साइड चेंज कर दो, 574 इज इक्वल टू 0। अभी इसको करना है आइदर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर देते हैं, बेटर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, सी क्या है? 574 जो कि माइनस है, बाई 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 3, माइनस 1 प्लस माइनस, ये होगा 1 माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12। ठीक है, 12 इंटू 574 कितना होता है देख लेते, 12 इंटू 574, 12 इंटू कितना होता है? 4 2 जा 8, 7 2 जा
14, 1, 5 टू ज़ा 10, 11, 4, 7, 5, कितना आया 8, 8, 8, अरे 6,888, ओके 6,888 बाई 6, तो आया -1 प्लस 1 होगा तो 6,889 बाई 6। अब ये 6,889 किसका स्क्वायर है, ये बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 6,889, अच्छा पहला सॉरी लास्ट टू डिजिट 89 9 है। 9 किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, या फिर 7 का, 3 का या 7 का। ओके सर सही है, ठीक है ओके। एंड 68 ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? 68 सर आइदर 8 के स्क्वायर होता है और या फिर किसके बीच में आता है, किसके बीच में, 9 के स्क्वायर के बीच में सर। ओके सो हमें पहला वाला लेना है, 8 ले लिया हमने, और यहाँ पे दोनों में से कौन सा चूज करना है, किसके पास है, अच्छा 83, ये शायद 83 होगा, 83 का स्क्वायर शायद ये होगा। तो -1 ± 83 बाई 6, देख लेते एक बार कैलकुलेटर में, 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड फॉर द वेरिफिकेशन, अदरवाइज गलत हो गया तो तुम भी बोलोगे सर क्या गलत मैथ करते हो। ओके 83 इंटू 83, यस 6,889, सो यहाँ से हमें निकल जाएगा, हमें माइनस लेना है क्या, माइनस नहीं लेना है क्योंकि n तो नेगेटिव नहीं आएगा, सो प्लस लेंगे, ये माइनस वाला हटा देंगे और बोलेंगे n नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव, ये लिखना है। तो 83 -1 होता है 82 बाई 6, डिवाइड करो कितना होता है, 6 1 6 एंड डिवाइड नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या हो गया, डिवाइड नहीं जा रहा है। 6 1 6 फिर 22, ओ गलत कर दिया भी तो, अरे माइनस भी होता है ना ये, अरे यही तो मैं सोचूं क्या गलत कर दिया, माइनस नहीं होता तो 84 होता है, सो अभी जाएगा। ओके कितना होता है, 6 1 6 14, ओके तो यहाँ पे आ गया अपना n इक्वल टू 14, मतलब 14 टर्म्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 14th नंबर टर्म x है अपना, ठीक है चलो n का वैल्यू तो अपना 14 निकल गया है। अभी क्या करेंगे, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि A14 इज इक्वल टू x, सही है ना, 14th नंबर टर्म x है, तो देख उलट करके लिख लेते हैं, उल्टा करके तो फॉर्मूला क्या, ये प्लस 14 है ना, क्या समझा था हमने कि 14 बोला है तो 13 लिख लो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं, 13 इंटू डी, ए हमें पता है ए कहाँ है 1, 13 डी पता है बी 3 है, सो 39 हो गया खत्म। तो हमें x निकालने के लिए बोला, x निकल चुका है। समझ में आ गया कि कैसे किया हमने, समझ में आ गया। ये वाले क्वेश्चंस आए तो पहले तो तुम्हें n पकड़ के ये वाले निकाल के n निकाल लेना है, फिर उसके बाद लास्ट इक्वल टू जितने भी n का वैल्यू आया उससे x निकाल लेना है। क्लियर है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 23 खुद से करोगे आएगा तुम्हें 24, ठीक है ये सबसे आसान क्वेश्चन है, देख लो। A7 B 23 एंड C आर इन AP, एकदम आसान। A7 B 23 एंड C आर इन AP, तो ABC निकाल के बताओ। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहला 3 टर्म पहले ले लेता हूँ, और हमें क्या पता है 3 टर्म AP में है, तो क्या करेंगे 2 इंटू सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, तो यहाँ से 14 इज इक्वल टू A प्लस B आ गया ना, रख दो, ठीक है। ये क्यों किया, इसको लेना ही क्यों है पहला 3। चलो दूसरे तरीके से करते हैं, हम लोग सेकंड थर्ड फोर्थ को ले लेते हैं, ये और ये मान लो है ही नहीं, तो ये भी तो कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स है ना, ठीक है ना, ये भी तो कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स है ना। हाँ सर बिल्कुल सही है, तो मैं क्या नहीं इसमें नहीं लिख सकता हूँ कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C। फॉर्मूला तुम्हें लिखना है, जैसे 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, या फिर लिखना है ये AN R इन AP ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद ये आना है B निकाल लो, क्या होता है 7 + 20 30 30/2
15। समझ में आ गया? बी निकल गया अपना 15। क्योंकि बी निकल गया 15, अभी पहला 3 ले लो, पहला 3 ले लो, ए 7 और बी की जगह मैं लिखता हूँ 15। यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 मतलब 2 इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, सो 14 इज इक्वल टू ए प्लस 15। यहाँ से ए कितना आएगा, साइड चेंज कर लो, -1 आ जाएगा, खत्म। फिर उसके बाद ये तीनों ले लो, क्या क्या है, बी 23 एंड सी। बी तो ऑलरेडी पता है हमें, कर सकते हो ना फिर से सेम चीज, 2 इंटू सेकेंड टर्म फर्स्ट प्लस थर्ड, एंड यहाँ से सी निकल जाएगा। आ गया? चलो बेस्ट, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यूज में या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस में दे देते, अच्छे से करना इसको, ठीक है ना, अच्छे से करना। फिर से एक चीज देखो, आ गया 25 नंबर, के निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे 3 टर्म है, पहला है k² प्लस 4k प्लस 8, 2k² प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k² प्लस 4k प्लस 4। तीनों एपी में है, सेम चीज, 2 इंटू सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। करोगे कैंसिल आउट होगा बहुत सारे चीज, एंड यहाँ से सॉल्व करके के निकल जाना है, क्योंकि तुम्हें पता है एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में बना के दे चुका हूं, कैसे, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। कर लोगे कि नहीं? चलो हो गया। शो फाइंड द सम ऑफ √2, √8, अच्छा अप टू n टर्म्स। फाइंड द सम मतलब क्या है, अप टू n टर्म्स बोला है ना, SN निकालने के लिए बोला है। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, पहला टर्म है √2, √8, तीसरा टर्म क्या है √18, √32, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड अप टू nth टर्म। मतलब क्या तुम्हें निकालना है, बेसिकली तुम्हें बोला गया है SN निकाल के बताओ, SN निकाल के बताओ। तो तुम्हें चाहिए होगा A। सर ये तो क्लियर ही है, ये तो √2 है, पहला टर्म ही A होता है, सही है। सर D निकालना है सर, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है सर, √8 माइनस √2। सर √8 बेसिकली क्या होता है, 2√2, isn't it? √8 का मतलब होता है 2√2। जो समझ में नहीं आया जिसको, ये देखो √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 मिलकर एक 2 हो जाता है, क्योंकि वो बाहर आएगा, और एक 2 सिंगल है, आ नहीं पाएगा। सो अल्टीमेटली ये भी आ गया √2। तो अभी SN निकालना है, फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2 इंटू √2 प्लस n-1 डी भी √2, n/2 2√2। ये गाने की तरह लग रहा है कि वे, अच्छा चलो, n/2 2√2 से एक √2 गया तो सिर्फ एक √2 रहेगा, और √2n, ठीक है। √2 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, तो n/2 √2 गया कॉमन, एंड 1 प्लस n। देखो हमने यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी हमने देखा भी था शायद पोलिनोमियल में, किसी भी टर्म को हम लोग उसके 2 रूट के मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं। तो इसको भी 2 को लिखेंगे, n/2 की जगह लिखेंगे √2, और इसको n+1 लिख लेते हैं, √2 कैंसिल हो गया, तो आगे आंसर n/√2 इंटू n+1। क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स बोला है तो आंसर में भी n रहेगा, तो घबराना नहीं है कि n भी रहेगा, n का वैल्यू क्या होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो 28 वाला भी कुछ भी खुद से करना है, कि 3 टर्म्स दिया है वो एपी में है, तो तुम्हें क्या करना है, इसके लिए भी 2b इज इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना है, ठीक है। बोला गया है इफ द nth टर्म 29 नंबर, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n-5 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो भाई इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें एपी में कहीं भी नहीं मिलेगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन सी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में घुमा फिरा के, या फिर मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, घुमा फिरा के ऐसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला गया है कि इसका nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n-5, nth टर्म तुम्हें दिया गया है जो कि है 6n-5, ठीक है, nth टर्म दिया गया है। nth टर्म का मतलब होता है an इज इक्वल टू 6n-5, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ओके। तुम्हें पूछा गया है कि बताओ तो d कितना होगा, d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म निकाल लो। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म ले लेता हूँ। फर्स्ट टर्म जो कि a होता है, याद ये रखना है a को a1 भी बोला जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे a1 निकाल लेता हूँ। कैसे निकालते हैं, 6 इंटू
n की जगह 1 लिखना है। 6 इंटू 1 तो 6, अरे 5 कैसे आया, 1 आया, ठीक। A2 निकालो, सेम 6 इंटू 2 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना होता है 7। क्योंकि A2 और A1 निकल गया तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वैल्यू बिटा दो, 7 माइनस 1, खत्म, इजी। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। चलो समझ में आया है, ठीक है ना। अभी बोला गया है 30 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 एंड 300 डिविजिबल बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर 3। अच्छा, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस को अच्छे से थोड़ा देख लो। ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन को कैसे करना होता है सर। डिविजिबल वाला तो आपने बता दिया कि जिससे डिवाइड जाता है वही होता है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म डिवाइड जाता है वो होता है फर्स्ट टर्म। 10 से स्टार्ट करना है, 300 तक जाना है, 10 से स्टार्ट करना है एंड 300 तक जाना है। इसके बीच में बिटवीन बोला है, यस बिटवीन बोला है, इसके बीच में तुम्हें क्या करना है, वो सब टर्म निकालना है जिसको डिवाइड 4 से डिवाइड जाने के बाद 3 रिमाइंडर आता है। सो पहले एक रफ से स्टार्ट करो फर्स्ट टर्म के लिए, रफ से स्टार्ट करो फर्स्ट टर्म के लिए जो कि है ए। पहले तो देखो कौन सा डिवाइड जाने के बाद 3 रिमाइंडर देता है। पहले 11 ले लिया और 4 से डिवाइड करना है, 4 2 ज़ा 8, 3 रिमाइंडर, अरे पहले में ही आ गया ठीक है ना। तो पहला टर्म आ गया अपना 11, क्लियर है कैसे निकाला। अबे 300 बिटवीन बोला है ना, तो 299 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमें निकालना है लास्ट टर्म जो कि है L। अच्छा, लास्ट टर्म 299, पहले 299 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 7 सा 28, 1 आ गया, 9 आ गया, 4 4 सा 16। अरे ये फिर से कौन इतना आसान दे दिया। अच्छा ठीक है चलो, तो 229 इज द लास्ट टर्म। सर आपने तो डी निकाला ही नहीं, तो बेटा निकालने की क्या जरूरत है, वही तो कॉन्सेप्ट फिर से यूज करना है। जिससे डिवाइड करोगे, जिससे डिवाइड करोगे वही होगा कॉमन डिफरेंस। समझ में आया। चलो फर्स्ट निकला, खत्म हो गया, सॉर्टेड। निकालना क्या है, निकालना क्या है भाई, भाई निकालना क्या है, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर है, सेम चीज, लेट nth टर्म इज 299 an, सेम घिसा बेटा, वही जो हम लोग बार बार कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, an a प्लस n माइनस 1 d 299। a क्या है सर 11, d क्या है सर 4 है सर। चलो साइड चेंज कर दो, इंटू 4, 299 माइनस 11 कितना होता है, 299 288 होता है। मल्टीप्लाई करते हैं, 4n माइनस 4 इज इक्वल टू ये आया 4n, 4 प्लस होगा 288 प्लस 4, 4n इक्वल टू आया 292। यहाँ से n निकाल लो, 292 बाई 4 कितना होता है 28 1, ओके। तो n का वैल्यू आया 73। तो ये जो हमें दिया गया है, कौन सा दिया गया है, लास्ट टर्म या फिर कितने टर्म्स हैं इसके बीच में, वो इसमें बोलेंगे कि बेटा या सर जो भी हो, ये 73 टर्म्स तुम्हें मिलेंगे इसके बीच में, जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आता है। कैसे निकालना है समझ में आया, एकदम आसान है, चेक करके देखो किसका रिमाइंडर 3 आ रहा है, सिंपल। ठीक है, समझ आ गया है। चलो चलो, अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बताना मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है। 31 नंबर, फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर 1 से 500 के बीच में तुम्हें बताया गया है, जो कि 2 से भी डिवाइड जाता है और 5 से भी डिवाइड जाता है, दोनों से डिवाइड जाता है, वैसा नंबर बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 5 ज़ा 10 होता है, तो बेसिकली तुम्हें पूछा गया है कि जो नंबर्स 10 से डिवाइड जाता है वो बनाओ। समझ में आया। डिफरेंट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड दोज नंबर इन बिटवीन 1 एंड 500 जो कि 2 3 एंड 5 से डिवाइड जाता है, या फिर बोलेगा 2 3
एज वेल एज 5 से भी डिवाइड जाता है, तब क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है 30। सो वो सब नंबर तुम्हें लेना है जो कि 30 से डिवाइड जाता है, एंड क्योंकि 30 से डिवाइड कर रहे हैं डी होगा 30, ए तुम डिवाइड करके निकाल लो, पहला कौन सा होगा, एंड लास्ट टर्म सेम चीज डिवाइड करके निकाल लो। समझ में आया? सेकंड चीज यहां पे ढूंढना है कि तुम्हें बिटवीन बोला गया है कि फ्रॉम टू 2 बोला गया है। जैसे कि द नंबर फ्रॉम 1 to 500 तुम्हें निकालना है जो कि 4 से डिवाइड जाता है, तो तुम डिवाइड करना चालू करोगे 1 से चेक करोगे, फिर 2 से, फिर लास्ट में 500 से भी चेक करोगे। और अगर तुम्हें बोले कि बिटवीन 1 and 500 तो तुम्हें पहला टर्म चेक करना है 2 से लेके 499 तक, ठीक है। 500 अगर डिवाइड जाता भी होगा तो वो नहीं लेंगे हम लोग। क्लियर है? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, ओके कर लेना ये वाला, ठीक है। 32 नंबर तुम करना, सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें दिया गया है। फिर उसके बाद थीफ वाला क्वेश्चन 33 नंबर करवाऊंगा, ठीक है। 34 नंबर फिर से सेम चीज है, ठीक है। डज द एपी होता है कि नहीं होता है। अच्छा, 35 नंबर को मैं समझा देता हूँ। हर एक टर्म दिया गया है, वो एपी है कि नहीं पूछा गया है, तो तुम्हें पहले सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, डी निकालना है। फिर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करना है, डी निकालना है। और अगर ये दोनों डी सेम होता है तब बोलेंगे यस इट इज एपी। समझ में आ गया? क्योंकि एपी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले से क्या पढ़ा था कि एपी इसी को ही बोलते हैं जिसमें जो बढ़ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है हर एक टर्म में, वो फिक्स्ड है, मतलब डिफरेंस फिक्स्ड है। क्लियर है? तो चलो अभी थीफ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे बोला गया है, चलो पढ़ लेते हैं अच्छे से। ये थीफ रन्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। आफ्टर 1 minute a policeman runs after him, okay, to catch him. He goes with a speed of 100 meter per minute in first minute and increase his speed by 10 meter per minute in every succeeding minute, ठीक है। मैं बोल गया after how many minute and increase his speed, अच्छा सॉरी, after how many minutes the police will catch the thief। ये है क्वेश्चन अपना, ठीक है। मान लो चोर ने इस पॉइंट से चोरी करना चालू किया, भागा और इस पॉइंट पे जाके पकड़ा गया। जब चोरी करके भाग रहा था इस पोजीशन से, जब इस पोजीशन में आया 1 मिनट में, तब एक पुलिस यहां पे खड़ा हुआ था, उसी पॉइंट में देखा, अरे ये तो चोरी करके भाग रहा है, ठीक है ना, चोरी करके भाग रहा है। तो उसने भी इसके पीछे दौड़ना चालू किया, एंड दौड़ते दोनों जब इस पॉइंट में आए, पुलिस भी इसी पॉइंट में आ गया। एंड क्योंकि आ गया तो पुलिस ने चोर को कैच कर लिया एंड हथकड़ी में बंद कर दिया। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर मैं पूछूं दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तुम बोलोगे कि सर चोर ने तो इसी पॉइंट से चोरी करना चालू किया, फिर भागा, पुलिस बाद में देखा, बट उसने अपना स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा था एंड उसको पकड़ लिया। तो दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर नहीं किया? हाँ सर किया। ये समझ में आया ना? मतलब दोनों का डिस्टेंस कवर्ड सेम है। अब यहां पे समझो कि मान लेते हैं पुलिस ने टी टाइम बाद चोर को पकड़ा, लेट टी नहीं एन ले लेते, लेट आफ्टर n minutes द पुलिस कैचेस थीफ। समझ में आया? समझ में आया? अगर आफ्टर n मिनट पुलिस ने थीफ को कैच किया तो therefore thief runs for, अच्छा पुलिस तो 1 मिनट बाद चालू किया दौड़ना, पुलिस के लिए कितना टाइम लगा? n मिनट लगा। तो चोर के लिए 1 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि उसने 1 मिनट पहले दौड़ना चालू किया। तो thief runs for n plus 1 minute। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्योंकि चोर 1 मिनट पहले ऑलरेडी दौड़ना चालू कर चुका था। अभी पुलिस के लिए मैं देखता हूं, पुलिस के लिए वैसे तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद है ना? अच्छा ये बाद में चाहिए होगा, पहले देख लेते हैं। पुलिस के लिए पहले मिनट में क्या किया? फर्स्ट मिनट में उसका स्पीड था 100 मीटर पर मिनट, सेकेंड मिनट में उसका स्पीड था 100 + 10, मतलब थर्ड मिनट में उसका हो जाएगा 100 + 20, क्योंकि 10-10 करके बढ़ रहा है। तो मैं क्या इसको बोल नहीं सकता ये एपी में है? हाँ सर बिल्कुल है। एपी में अगर है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? सर पहले मिनट में जो भागा था क्या है, कितना था?
100 मीटर। क्लियर है? 100 मीटर पर मिनट था ना, तो 1 मिनट में 100 मीटर जाएगा ना, सही है ना? ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब जो बढ़ रहा है, फिक्स्ड बोल रहा है कि हर एक मिनट में अपना पुलिस अपना स्पीड 10 मीटर पर मिनट करके बढ़ा रहा है, तो मैं नहीं बोल सकता कॉमन डिफरेंस जो कि डी है वो 10 है, 10 है ना? ठीक है, चलो भागा कितने देर, भागा कितने देर, n मिनट तक भागा, तो मतलब n मिनट मतलब फर्स्ट मिनट 100, सेकेंड मिनट 110, थर्ड मिनट 120, ऐसे करते करते कितना भागा, n मिनट तक भागा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन n मिनट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ, क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ, मैं ले सकता हूं an, मैं क्या an ले सकता हूं, मैं क्या an ले सकता हूं, an ले सकता हूं, नहीं ले सकता, मुझे लेना होगा sn, क्योंकि उसको सब डिस्टेंस कवर करके चलना होगा ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस करना होगा ना, क्योंकि प्लस करके पूरा डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू दैट nth, तो इसलिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म सी का फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे तो हमें a पता है ऑलरेडी, a क्या है, a है सर 100 प्लस n-1 सर, d क्या है सर, d तो 10 है क्योंकि 10 बढ़ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, अच्छा पहले 200 हो गया प्लस 10n-10, यहाँ से आएगा n/2 190 प्लस 10n, इस 2 को डिवाइड कर देता हूँ, तो n 190/2 प्लस 10n/2 क्या आ रहा है, n इंटू 190/2 कितना होता है, 95 प्लस 5n, ठीक है, ये अपना एक्सप्रेशन आ गया, और इसको तोड़ देता हूँ तो 95n प्लस 5n स्क्वायर ये आया, ये डिस्टेंस इसने कवर किया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। अभी थीफ के लिए आते हैं, जगह होगा क्या यहाँ पे, ओके, अभी थीफ के लिए आते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं थीफ। थीफ के लिए देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि उसने तो n+1 मिनट भागा, ठीक है, बट हर एक टाइम में उसका स्पीड तो फिक्स्ड है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फॉर थीफ डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, हमें पता है ना, अगर हमें पता है ना, अगर स्पीड यूनिफॉर्म होता है तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, स्पीड क्या है 100, टाइम क्या है n कहा गया +1, तो यहां से आएगा 100n + 1। अभी मैं पूछता हूं कि ये डिस्टेंस और पुलिस का डिस्टेंस सेम होगा या अलग होगा, सर सेम होगा क्योंकि पुलिस ने चोर को पकड़ा है, तो अगर सेम होगा तो मैं बोल सकता हूं ना दैट ये वाला वैल्यू पुलिस का डिस्टेंस, ठीक है, ये पुलिस का डिस्टेंस और चोर का डिस्टेंस दोनों सेम है, ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं देयरफॉर 95n + 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 100n + 100। अभी इसको सॉल्व करना है, तो 5n स्क्वायर प्लस 95n, इसको इस साइड में लेके आते -100n - 100 इक्वल टू 0। ओके ओके, तो कितना आता है -5n - 100, 5 कॉमन जा रहा है ना भाई, ले लो, n स्क्वायर -n -20 इज इक्वल टू 0, डिवाइड। अभी पूरा क्वाड्रेटिक का अपना कॉन्सेप्ट फिर से यूज होगा, देखो कनेक्टेड है ना हर एक चैप्टर। अभी इसको क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइज होगा, 20 होना है, 4 5 = 20 एंड 5 - 4 1 होता है, खत्म, मिडिल टर्म ही कर लेते हैं, तो 5 - 4, तो यहाँ से क्या आया, n स्क्वायर -5n + 4n -20, n कॉमन लिया n - 5, 4 कॉमन लिया n - 5, आया यहाँ तक, आया यहाँ तक, तो यहाँ से आएगा n - 5 और n + 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आएगा, देयरफॉर n का वैल्यू 5 और n का वैल्यू -4, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव नहीं होता, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो मतलब n का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन क्या पूछा है,
क्वेश्चन पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिस विल कैच द थीफ। पुलिस के लिए टाइम मैंने क्या पकड़ा था, एन पकड़ा था, तो एन तो 5 निकल गया, तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स पुलिस विल कैच द थीफ। समझ में आया, हम लोगों ने कैसे किया इसको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंड अच्छे से इसको करना। एंड इसको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। कार चेस से भी क्वेश्चन हो सकता है कि कोई किसी के चेस कर रहा है, उसको कब किस पॉइंट में ओवरटेक करेगा, कौन से टाइम में ओवरटेक करेगा, सेम टाइप का पैटर्न होगा, डिफरेंट हो सकता है। तो सीबीएसई अगर क्वेश्चन चेंज करना चाहता है कर सकता है, खुद से बना सकता है, बट कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ठीक है। किसी के पीछे अगर कोई भागता है तो इससे ऐसे करना है। समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलो तो अभी पिगी बैंक का क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ए चाइल्ड पुट्स 1 5 रुपी कॉइन ऑन हर सेविंग डे। देखो हमने जो स्टार्टिंग में किया था कि कॉइन तुम्हारा पेरेंट्स कुछ 500 रुपये दे रहे हैं और हर रोज हर मंथ 100 रुपये बढ़ा रहा है। सेम टाइप का व्हाट प्रॉब्लम यहाँ पे बन रहा है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। पिगी बैंक हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई तुम्हें उधार दे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं रिगार्डिंग द मनी। तो ए चाइल्ड पुट्स 1 5 रुपी कॉइन ऑन हर सेविंग इन द पिगी बैंक ऑन द फर्स्ट डे। तो पहले दिन कितना कॉइन रखा, 1 कॉइन रखा, ठीक है, 1 कॉइन। क्लियर है, पहला दिन कितना कॉइन है, 1 कॉइन। अभी सेकेंड डे उसने क्या किया कि हर रोज जो जमा रही है ना वो उसका 5 रुपी करके बढ़ा रही है। जैसे कि आज मैंने 5 का कॉइन रखा, कल मैंने 2 5 का कॉइन रखा, परसों मैंने 3 5 का कॉइन रखा। तो सेकेंड डे क्या होगा, उसका 5 + 5 इतना जमा रही होगी, ठीक है ना। तो कितने कॉइन है, 2 कॉइन्स। थर्ड डे 5 + 2 × 5 3 कॉइन्स। ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एपी का पैटर्न ऑब्वियसली हमने दिमाग में बिठा देना है। 3 कॉइन्स, ठीक है ना। ऐसे करते हुए चलेगी एंड इन टोटल वो कितने कॉइन रख सकती है, 190 कॉइन। तो पहले हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ गया ओके। सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कंटिन्यू टू पुट द मनी। एंड हमें यहाँ पे बताया भी गया कि एक पिगी बैंक में, ये जो पिगी बैंक है ना, इसमें टोटल 190 कॉइन ही हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉइन के हिसाब से हम लोग कर रहे, नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए हम लोग अभी मैच कर रहे। फर्स्ट डे कितने कॉइन है, 1 कॉइन। सेकेंड डे 2 कॉइन्स, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1। कॉमन डिफरेंस भी एक बढ़ रहा है ना, एक कॉइन करके बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। टोटल 190 है, तो टोटल अगर 190 होता है तो हमें दिया क्या है, Sn = 190, ठीक है। तो लिखते हैं, क्योंकि Sn 190 है, हम लोग क्या करते हैं, Sn का भी फॉर्मूला बिठा देते हैं। क्या है, n/2 2ic + n - 1 × d। और यहां से हमें n अगर सॉल्व कर लेंगे वही होगा नंबर ऑफ डेज। उसके पहले लिख लो, लेट द नंबर ऑफ डेज बी n। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 2/n/2 2a मतलब 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, n - 1 × d भी 1 है। ओके, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एंड 190 का डबल कितना होता है, 38 एंड 0 का 0। तो यहाँ से इक्वेशन आया 2n, अच्छा माइनस भी तो होगा ना, सो n × n + 1 = 380। यहाँ से आया n² + n = 380। ठीक है। अभी 3 मिडिल टर्म कर सकते हैं, इसको कर तो सकते हैं लेकिन ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा देख लेते हैं एक बार, 38 का फैक्टर क्या होता है, मतलब 2 नंबर तुम्हें निकालना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 380 आए और एडिशन पर सब्ट्रैक्शन 1 आए, ठीक है ना। तो 380 की में क्या क्या होता है, 19 × 2 × 10 ये सब होता। अच्छा इसको तो 20 भी लिख सकते हैं, हाँ 19 × 23। अच्छा हो गया। सो n² + 20n - 19n - 380। यहाँ से कॉमन ले लो n + 20 - 19 n + 20। अरे हाँ, तो यहाँ से आया n + 20 और दूसरा है n - 19।
सो दो सोल्यूशन आएगा, क्या है दो सोल्यूशन, एक है n इज इक्वल टू -20 जो कि नॉट पॉसिबल, ठीक है, और दूसरा है n इज इक्वल टू 19। तो कितने दिन आगे, कितने दिन आगे, फाइनल में आंसर में लिखना, देयरफॉर इन 19 डेज शी कैन सेव द मनी, ठीक है। तो मतलब n का वैल्यू 19 निकल गया। अभी क्या बोला गया है, कितने टोटल मनी वो सेव कर सकती है। हमने निकाल लिया कि 19 डेज तक वो सेव कर सकती है, शी कैन सेव अप टू 19 डेज। क्यों 19 डेज तक सेव कर सकती है, तो उन 19 दिनों में टोटल मनी कितना होगा, देयरफॉर टोटल सेविंग कितना होगा, S19। समझ में आया, टोटल सेविंग होगा S19, क्योंकि 19 दिनों तक हमें सम निकालना होता है। तो फॉर्मूला है n/2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 2 × a प्लस 19 - 1 × d, कर लो, 19/2 ये 18 होता है, ठीक है ना, 19/2 20 10 190, तो कितना आया 190 रुपीस। ओके, समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो हमने फाइंड द नंबर ऑफ डेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा 190 क्यों आएगा 190, अरे इतना बड़ा गलती, हमने जो लिया था वो तो नंबर ऑफ डेज को ए और डी लिया था। यही तो सोचूं कि एक पिगी बैंक में 190 कॉइन जमा हो सकता है, तो टोटल मनी थोड़ी 190 होगा। हाँ गलत कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके, गलती हो जाता है, कोई ना कोई ना कोई ना, ठीक है, मैं चेक कर रहा था, तो तुम लोग गलती पकड़ सकते हो कि नहीं सकते हो ठीक है ना, चलो। तो बेसिकली तो हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, 19 डेज तक जमा कर सकती है, वो निकल गया। टोटल कितना मानी जमा करेगी, क्योंकि उसको तो पूरा भरना है ना, टोटल 190 कॉइन्स इस पिगी बैंक में जमा होता है, तो ऐसा निकाल लो, एक कॉइन का प्राइस है 5 रुपीज़, तो टोटल सेविंग लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो मैं भी तो सोचूं, ओके ठीक है। तो 190 कॉइन इंटू 5, तो कर लो कितना होता है, कितना होता है 950, ये है क्या ₹950, हाँ, तो इतना मनी वो सेव कर सकती है, ठीक है, क्लियर है, चलो ये भी हो गया। 45 क्या बोला गया, एन इंटीरियर डिजाइनर साना हायर्ड 2 पेंटर्स मनन एंड भीमा, भाई क्या नाम है ये सब to make painting for her building. Both painters were asked to make 50 different painting each. ठीक है, दोनों को अलग अलग 50 बनाने के लिए बोला है। The prices quoted by both of the painters are given below. Manan asked for ₹6,000 for first painting and increment of 200 for each painting. देखो मनन बना रहा है 50, अच्छा एक सेकंड रुको, रफ कर लेता हूँ, अरे भूल ही गया रफ करना, फिर टाइम लगेगा, ठीक है। मैं तब तक बोलता हूँ कि मनन बना रहा है 50 और भीमा भी 50 बना रहा है, ठीक है। और मनन ने बोला है कि मैं जो पहला पेंटिंग है ना, उसके लिए मैं 6,000 के, क्या भाषा बोल रहा हूँ, 6,000 चार्ज करेगा 6,000 चार्ज करेगा, ठीक है। तो मनन बोथ हायर्ड आस्क्ड फॉर मेक 50 डिफरेंट पेंटिंग्स ईच। अच्छा, ये है मनन, ये है भीमा, भीमा क्या नाम है, अच्छा। तो इसने बोला है कि पहले मैं 6,000 चार्ज करूंगा, मनन ने बोला, फिर उसके बाद मैं हर एक के लिए 200 रुपये अपना चार्ज बढ़ा दूंगा। तो मुझे पता चल गया कि A 2000 है और D 200 है, क्योंकि बढ़ रहा है ना, बोला है ना, ठीक है। भीमा के लिए बोला है कि क्या होगा, मैं 4,000 पहले पेंटिंग के लिए चार्ज करूंगा और हर एक पेंटिंग के लिए मैं 400 एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है, सक्सेसिव पेंटिंग। अच्छा, बेस्ड ऑन द एवर इंफॉर्मेशन फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड मनन गेट फॉर 25th पेंटिंग। मनन के लिए बोला गया है कि उसका 25वां पेंटिंग के लिए उसको कितना मिलेगा। तो सिंपल, मतलब तुम्हें निकालना क्या है, A25, ए तुम्हें पता है, डी तुम्हें पता है, तो फॉर्मूला क्या है 25 ना, A25। सर एक कम कर दो, 24D खत्म। ए कितना है 6,000 प्लस 24 × 200,
कितना होगा 4800 प्लस कर दो कितना होगा 10,800। सिंपल सा चीज हो गया ना, हो गया मनन। अच्छा सेकंड हो गया, हाउ मच मनी डिड भीमा गेट इन ऑल, मतलब उसने तो कितने पेंटिंग बनाया टोटल, टोटल पेंटिंग n इज इक्वल टू 50, ठीक है, टोटल नंबर 50 है, उसको कितने पैसे टोटल मिलेंगे। तो तुम्हें क्या निकालना है सर, सब का सम निकालना है, और सब का सम का मतलब होता है सर s। n तो हमें दिया गया है सर, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं सर, क्या हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सर। अच्छा ठीक है लिख लिया हमने। अभी सर n का वैल्यू बिठा दो 50 है बाई 2 इंटू a क्या है सर, हाँ ये तो 4000 है, प्लस n माइनस 1, n तो 50 है, 50 माइनस 1 49, d है सर 400। सो ये हो गया 25 8000 एंड 49 इंटू 4 कितना होता है 49 इंटू 4 4 5 से 20, बट यहाँ पे तो सॉरी 440 200 और 4 कम कम हो गया तो 19600। इतना बड़ा हो गया, हाँ हाँ हो गया तो हो गया, क्या करें। अच्छा तो 25 8000 19,000 कितना होता है, 28 से 400 कम हो जाएगा 27,600। अरे बाबा इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन 25 टाइम्स कितना होगा, कर लो भाई, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, दिमाग में नहीं झल रहा। उफ, तो आता क्या है, कितना आएगा 27600 इंटू 25 कितना आया 69,1,2,3,4 है 6,90,000। ओके ये आया अपना आंसर। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो उसका बाकी पार्ट भी है वो कर लेना। तो पैटर्न मैंने समझा दिया है, तो तब भी जब भी क्वेश्चन ऐसे पढ़ो तो उसमें से तुम्हें ढूंढना है कि ए क्या है, डी क्या है, एन दिया है कि नहीं, और उसके बाद तुम्हें सोचना है कि तुम्हें ए एन निकालने के लिए बोला, जैसे कि यहाँ पे A25 बोला है कि S25 बोला है, यहाँ पे S50 बोला है कि A50 बोला है, वही सोच के तुम्हें आंसर निकालना होगा। ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे, ठीक है। जैसे कि लास्ट वाला देख लो, यहाँ पे कार्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ताश के पत्तों से यहाँ पे ट्राइंगल बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ऐसे कुछ ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है ना, ताश के पत्तों से। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बनाया, फिर यहाँ पे और एक होगा, इस टाइप का यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। हर एक ताश के पत्तों का जो ट्राइंगल बना, इसमें 3-3 होते हैं, मतलब हर एक ट्राइंगल में तुम्हें 3 कार्ड्स मिल जाएंगे। पहली बात तो ये है। यहाँ पे बोला गया है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है पढ़ लेना। यहाँ पे बोला गया है कि अंकित एंड हिज फ्रेंड्स वांट्स टू यूज 3 कार्ड्स इन द टॉप लेयर एंड 18 कार्ड्स इन द बॉटम लेयर। तो टॉप लेयर में उसको कितना कार्ड यूज करना है, 3 कार्ड्स। 3 कार्ड से कितने ट्राइंगल बनते हैं, एक ट्राइंगल। और बॉटम लेयर है कितने कितना कितना क्या बोलते हैं इसको, कितना ये बनाना है, क्या बोलते हैं इसको, कितना कार्ड यूज करना है, 18। सो फिर 18 से 3 को बोलना ही भूल जाता हूं मैं, 3 से 8, हाँ 3 से 18 को डिवाइड करो तो क्या आता है 6। तो नीचे 6 ट्राइंगल बनेंगे, ऊपर एक ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। फॉर्म एन एपी शोइंग द नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेयर, ठीक है। मतलब उसको टॉप लेयर में 3 कार्ड यूज करना है और बॉटम में 18 कार्ड यूज करना है। तो एपी बनाने के लिए बोल रहा है। तो देखो हर एक लेयर जब बढ़ता है ना, उसमें क्या होता है, 3 कार्ड बढ़ जाता है। तुम अगर केस स्टडी को स्टार्टिंग में पढ़ोगे, तुम्हें पता चल जाएगा, उसमें इसमें डी तुम्हें ऑलरेडी दिया गया है जो कि 3। तुम अगर पढ़ोगे कि अगर डायग्राम देखोगे अच्छे से, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ईच लेयर में तुम्हें 3-3 कार्ड्स बढ़ रहा है। तो टॉप लेयर को तो उसको 3 कार्ड्स यूज करना है ना, हो गया। फिर एंड लास्ट में उसको 18 कार्ड यूज करना है। तो इसके बीच में तुम्हें एपी बनाना है, और डी बढ़ रहा है, फर्स्ट टर्म तुम्हें दिया है, लास्ट टर्म भी तुम्हें दिया है। तो 3 बढ़ेगा 6 होगा, 3 बढ़ेगा 9 होगा, 3 बढ़ेगा 12 होगा, 3 बढ़ेगा 15 होगा, एंड देन 18। पहला का आंसर हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी तुम उसको समझ के भी कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन टोटली तुम्हें अगर बेसिक आइडिया हो कि रियल लाइफ में कैसे बनाया जाता है, डायग्राम भी दिया गया है, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है।
यहाँ पे फिर से बोला गया कि अंकित इज सेकंड वन, अंकित इज प्लानिंग मेक ए पिरामिड विद द टॉप एंड बॉटम लेयर कंटेनिंग 15 एंड 138, मतलब टॉप में 15 होगा, ठीक है, और बॉटम में एकदम लास्ट में कितना होगा 138 होगा। तुम अगर कार्ड के हिसाब से सोचोगे तो हर एक लेयर में 3-3 कार्ड बढ़ रहा है, मतलब D3 है। अगर तुम ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में सोचोगे तो एक एक ट्राइंगल बढ़ रहा है। तो कुछ बच्चे मैंने देखा ऐसा भी गलती करते हैं इसमें, क्योंकि एग्जाम मैंने लिया है, इसमें ऐसे गलती करते हैं कि ये तुमने पकड़ लिया ये 3 कार्ड है, ठीक है, टॉप लेयर 3 कार्ड्स, बॉटम लेयर 18 कार्ड्स, और उसने डी को पकड़ लिया 1। कैसे भाई, यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है सर, ये एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक एक करके बढ़ रहा है। तो उसने कार्ड को ट्राइंगल से मिक्सअप कर लिया और दोनों को एक 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 यहाँ पे मिला के कुछ ऐसा मिक्सचर बना दिया, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगा। आइए तुम कार्ड के वे से सोचो या फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के वे से सोच सकते हो, ठीक है, तो निकाल सकते हो ना। ओके, सो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 to 70% क्वेश्चन कवर कर लिया है। बाकी क्वेश्चन को तुम्हें घर पे कवर करना है। वर्कशीट तुम्हें ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसमें डाउनलोड कर लेना एंड यू हैव टू सॉल्व दिस वन। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।